और फिर मैं बोल रहा हूँ बेटा एकदम स्माइल के साथ मस्ती में बढ़िया से पढ़ना है सारा कुछ, है ना, आपको समझ आएगा सारा। और मैं फिर बोल देता हूँ, इसके बाहर ना नीट में आएगा ना आपके स्कूल के एग्जाम में आएगा। हेलो एवरीवन, बेटा स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का लेक्चर नंबर 5 और ये लास्ट लेक्चर है इस चैप्टर का। इस चैप्टर के लास्ट लेक्चर में हम लोग जो दो बड़े टॉपिक आज डिस्कस करेंगे। एक टॉपिक है जो चैप्टर के स्टार्टिंग में एनसीईआरटी में दे रखा है, किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन, जहां पर 2 किंगडम और 5 किंगडम और 6 किंगडम क्लासिफिकेशन की बात की गई है। दूसरा टॉपिक जो दे रखा है जिसे हम कहते हैं वायरस, वायरॉइड, प्रायोन्स, इनकी हम डिस्कशन करने वाले हैं। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको गाइड कर देता हूं चैप्टर को हमने कैसे पढ़ा था। आप लोगों को पता है कि टोटल 5 किंगडम होती है हमारे पास ऑर्गेनिज्म में, लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करते हैं। उनमें से इस चैप्टर में मैंने मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंजाई आपको पढ़ा दिया है। अब जो बची हुई 2 किंगडम है, प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम, इसके लिए 2 अलग चैप्टर्स प्रॉपरली गिवन हुए दे रखे हैं आपको इस यूनिट में। अब रह जाता है कि जब हमने ये किंगडम्स पढ़ ली तो मैं आपको अब क्लासिफिकेशन पढ़ा दूंगा, और जब इन किंगडम्स के एग्जाम्पल मैं यूज कर पाऊंगा। ये टॉपिक मैं लास्ट में क्यों पढ़ा रहा हूं आपको, 2 किंगडम, 3 किंगडम, 5 किंगडम वाला, रीजन ये है कि मैं कुछ एग्जाम्पल्स यूज करूंगा इस टॉपिक को पढ़ाते हुए। अगर मैंने किंगडम पढ़ा रखी होंगी तो एग्जाम्पल आपको याद आएंगे, समझ आएंगे, इसलिए इसको हम थोड़ा सा लास्ट में पढ़ा रहे हैं। और फिर कुछ ऐसे ग्रुप हम पढ़ेंगे जो किसी भी किंगडम में नहीं है, जैसे कि वायरस। तो तरीका वही है, आपने प्रॉपरली नोट्स बनाने हैं, अपनी एनसीईआरटी रख लो साथ में, आप अपने नोट्स का रजिस्टर रख लो, और एक जर्नी स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर की। और फिर मैं बोल रहा हूँ बेटा एकदम स्माइल के साथ मस्ती में बढ़िया से पढ़ना है सारा कुछ, है ना, आपको समझ आएगा सारा। और मैं फिर बोल देता हूं, इसके बाहर ना नीट में आएगा ना आपके स्कूल के एग्जाम में आएगा। तो बिल्कुल पूरा पूरा टॉपिक पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आज हम लोग जो बात करेंगे लिविंग ऑर्गेनिज्म के क्लासिफिकेशन की बात करेंगे। अगर मैं आपसे पूछूं कि कभी आप किसी रोड के किनारे बैठकर किसी बस का इंतजार कर रहे हो, आपके पास काफी खाली समय हो, तो बाय नेचर ह्यूमन कैसा इंसान है, बाय नेचर ह्यूमन चीजों को क्लासिफाई करता है। ऐसा मैंने भी ऑब्जर्व किया है कि कभी जब कॉलेज टाइम पे हम लोग बैठकर बस का इंतजार करते थे ऐसे, तो उस समय हम रोड पर देखते थे कि कितनी कार चली गई, कितने स्कूटर चले गए, कितनी साइकिल्स चली गई, कितनी बस क्रॉस हो गई, ऐसा हम देखते थे। इस बात को मैं इसलिए बता रहा हूं कि बाय नेचर ह्यूमन ऑर्गेनिजम्स को, चीजों को क्लासिफाई करता रहा है। तो जैसे ही मतलब हमारी सभ्यता, सिविलाइजेशन शुरू हुई, जैसे ही हमारी सिविलाइजेशन स्टार्ट हुई, तो ह्यूमन ने चीजों को क्लासिफाई किया। पर जो शुरुआती क्लासिफिकेशन थी वो साइंटिफिक नहीं थी, वो वैज्ञानिक नहीं थी, वो सिंपल जरूरत के हिसाब से थी। तो एनसीईआरटी ने बोला है कि विद द डॉन ऑफ सिविलाइजेशन, डॉन मतलब शुरुआत ऑफ सिविलाइजेशन पे ह्यूमन ने क्लासिफिकेशन किया लिविंग ऑर्गेनिज्म का, लेकिन वो क्लासिफिकेशन उसकी जरूरत पे आधारित था, जरूरत पर बेस था। ह्यूमन ने जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म थे उनको खाने के हिसाब से, शेल्टर के हिसाब से, है ना, और भी नीड के हिसाब से उसको क्लासिफाई किया। तो मैं यहां पर लिख देता हूं, एनसीईआरटी बोलती भी है कि ह्यूमन जो है, ह्यूमन ने क्या किया, क्लासिफाई किया, क्लासिफाई किया लिविंग ऑर्गेनिज्म को, है ना, लिविंग ऑर्गेनिज्म को कैसे, नॉट साइंटिफिकली नीड के हिसाब से, नॉट साइंटिफिकली कैसे किया, विद नीड किया, जरूरत के हिसाब से कर दिया। और जरूरत के हिसाब से जब उन्होंने किया, मतलब उसमें जरूरत क्या थी, फूड हो सकता है, शेल्टर हो सकता है, क्लोथ हो सकता है, इसके आधार पे किया। और ये साइंटिफिक क्लासिफिकेशन नहीं थी, शुरुआत में किया ह्यूमन ने। तो जो पहला साइंटिफिक क्लासिफिकेशन रहा, जो फर्स्ट साइंटिफिक क्लासिफिकेशन रहा, फर्स्ट साइंटिफिक क्लासिफिकेशन हमारे पास रहा, वो दिया है हमारे पास, वो दिया है बेटा एरिस्टोटल ने। हम इसके बारे में डिस्कस भी करने वाले हैं। तो जो पहला साइंटिफिक क्लासिफिकेशन दिया है, पहला साइंटिफिक क्लासिफिकेशन दिया है वो एरिस्टोटल ने दिया है। एरिस्टोटल ने क्या किया था, प्लांट और एनिमल को क्लासिफाई किया था। तो उन्होंने क्या साइंटिफिक आधार रखा, उन्होंने देखा कि जो प्लांट्स होते हैं ना, उनको 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक आसपास नीम का पेड़, उसे ट्री बोलेंगे, जिसमें क्या होती है, एक मोटा तना होता है, स्टेम होती है। ऐसे प्लांट जैसे रोज,
जो बहुत बड़े नहीं होते पर उसमें ब्राउन स्टेम बनते हैं, उन्हें श्रब कहते हैं। और ऐसे प्लांट जैसे घास हो गया या कोई और प्लांट हो गया, जैसे आपका ये टमाटर का पौधा, मतलब टोमेटो का प्लांट जो हो गया, इसको हम क्या बोल देते हैं, हर्ब बोल देते हैं। तो एरिस्टोटल ने पहला साइंटिफिक क्लासिफिकेशन किया। उन्होंने क्या किया, प्लांट को क्लासिफाई किया। प्लांट को क्या किया, क्लासिफाई किया। किसमें किसमें क्लासिफाई किया? सबसे पहले उन्होंने लिखे हर्ब, फिर उन्होंने लिखा श्रब, फिर उन्होंने क्या लिखा, ट्री लिखा। इस तरीके से उन्होंने पहले प्लांट को क्लासिफाई किया। ये पहली साइंटिफिक क्लासिफिकेशन थी, नीट में डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। उन्होंने एनिमल को कैसे क्लासिफाई किया? एनिमल को उन्होंने क्लासिफाई किया विद आरबीसी, आरबीसी के साथ और विदाउट आरबीसी, विद आरबीसी और विदाउट आरबीसी करके उन्होंने क्या किया, एनिमल को क्लासिफाई कर दिया। ठीक है, जिनके अंदर रेड ब्लड था विद आरबीसी और विदाउट आरबीसी, ऐसे एनिमल को क्लासिफाई किया। इसके लिए हम एक वर्ड भी यूज कर सकते हैं, अगर आरबीसी नहीं है तो अनाइमा कहते हैं और आरबीसी है तो इनाइमा कहते हैं। इस तरीके का वर्ड यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यार ये क्लासिफिकेशन तो बहुत जनरल थी। धीरे धीरे क्या हुआ, क्लासिफिकेशन के तरीकों में सुधार हुआ और जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म थे उनको बड़े ग्रुप में क्लासिफाई करना शुरू किया गया, जिसे हम किंगडम कहते हैं। तो पहला साइंटिफिक क्लासिफिकेशन हम लिख रहे हैं एरिस्टोटल ने किया। ठीक है, जैसे हम लोग लिख सकते हैं, एनसीईआरटी कहती भी है, डॉन मतलब शुरुआत ऑफ सिविलाइजेशन में शुरुआती जो अटेम्प्ट थे वो इंस्टिंक्ट के हिसाब से, मतलब जो हम सोच रहे थे, कोई साइंटिफिक क्राइटेरिया नहीं था, हमने यूज के हिसाब से उनको क्लोथ, शेल्टर, फूड के हिसाब से क्लासिफाई किया। एरिस्टोटल का पहला अटेम्प्ट था साइंटिफिक क्लासिफिकेशन को लेके। उन्होंने क्या किया, सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, मतलब जो बाहर से कैरेक्टर दिखते हैं उनको आधार बनाकर क्लासिफिकेशन कर दी। सिंपल मॉर्फोलॉजिकल मतलब बाहर से जो कैरेक्टर दिखते हैं। प्लांट को क्लासिफाई किया ट्री में, श्रब में, हर्ब में। एनिमल को विद आरबीसी, विदाउट आरबीसी। तो ये काम था किसका, एरिस्टोटल का। अब क्या हुआ बेटा, क्लासिफिकेशन के तरीकों में सुधार होना शुरू हो जाता है जैसे जैसे समय बदलता है। तो हमने देखा कि सबसे पहले जो साइंटिस्ट थे लीनियस, कैरोलस लीनियस, उन्होंने सभी तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म को दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, प्लांट में और एनिमल में। उन्होंने आधार क्या बनाया, सेल वॉल। जिनके अंदर सेल वॉल थी उनको प्लांट में रख दिया, जिनके अंदर सेल वॉल नहीं थी उनको किस में रख दिया, एनिमल में रख दिया। तो इसका मतलब क्या है, और ज्यादा साइंटिफिक बेसिस आ गए हमारे पास, साइंटिफिक बेसिस और ज्यादा आ गए। तो साइंटिफिक बेसिस जो है वो स्टार्ट किससे हुआ है बेटा, स्टार्ट हुआ है किससे, स्टार्ट विद एरिस्टोटल से, एरिस्टोटल से। और प्रॉपर सिस्टम आ गए थे। प्रॉपर सिस्टम का मतलब क्या होता है, हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हमने क्लासिफाई किया है, क्लासिफाई इनटू, किसमें क्लासिफाई किया है, क्लासिफाई कर दिया हमने किंगडम्स में। तो सबसे पहला काम है हमारे पास किसका, लीनियस का, कैरोलस लीनियस का। तो आपको यह समझना पड़ेगा, साइंटिफिक बेसिस स्टार्ट तो एरिस्टोटल से हो गया था, पर एरिस्टोटल ने कोई किंगडम वगैरह नहीं दी थी। किंगडम करके मतलब बड़े ग्रुप, किंगडम क्या होता है, बहुत बड़े ग्रुप, वो किसने स्टार्ट किया, लीनियस ने स्टार्ट किया। तो हम क्या कर सकते हैं बेटा, हम बात करेंगे इन्हीं किंगडम्स की, है ना, हम बात करेंगे किंगडम्स की। तो सबसे पहले हम जो बात करेंगे वो बात करने वाले हैं टू किंगडम क्लासिफिकेशन की। तो टू किंगडम क्लासिफिकेशन क्या था, एक प्रॉपर मेथड था क्लासिफिकेशन का। किसने दिया था, कैरोलस लीनियस ने। कैरोलस लीनियस ने सबसे पहले एनिमल और प्लांट्स को या सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को दो किंगडम में क्लासिफाई किया। तो टू किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दी है किसने, बाय लीनियस, कैरोलस लीनियस ने दी है। उन्होंने आधार क्या रखा, जहां जिस पेज पर यह टॉपिक दे रखा है वहां नहीं लिखा हुआ आधार, पर बाद में लिखा हुआ है, सेल वॉल को बेसिस बनाया, या उन्होंने क्या थी, ग्रॉस सिंपल मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर जो हम देख सकते हैं उनको आधार बनाया, है ना, सिंपल मॉर्फोलॉजी या सिंपल स्ट्रक्चर को लेकर आधार बनाया। और उसमें भी मेन आधार क्या रखा, सेल वॉल। उन्होंने रखा कि जिनके पास सेल वॉल होती है उन्हें प्लांट किंगडम में रख देते हैं, जिनके पास सेल वॉल नहीं होती उनको एनिमल किंगडम में रख देते हैं। तो उन्होंने दो किंगडम बनाई। कौन कौन सी दो किंगडम बनाई मैं लिख देता हूं।
उन्होंने दो किंगडम बनाई, एक बनाई उन्होंने प्लांटेई और दूसरी किंगडम बनाई उन्होंने एनिमिलिया। तो दो किंगडम बनाई है, एक हमारे पास क्या है प्लांटेई, सही है, और दूसरी हमारे पास क्या है एनिमिलिया। अब आपको यह देखना पड़ेगा कि इसमें इन्होंने कौन कौन से ऑर्गेनिज्म रखे। तो सबसे पहले इनमें उन्होंने रखा एल्गी को। एल्गी आपको पता है पानी में मिलती है। उसके अलावा इन्होंने इसमें रखे ब्रायोफाइट्स, और किसको रखा बेटा टेरिडोफाइट्स को रखा। टेरिडोफाइट्स के बाद इन्होंने इसमें क्या रखा जिम्नोस्पर्म को रखा। जिम्नोस्पर्म के बाद इन्होंने इसमें एंजियोस्पर्म को रखा। हद तो तब हो गई और लोगों को बड़ा स्ट्रेंज बाद में लगा, भाई पहले थोड़ी लगा होगा। इन्होंने इसमें बैक्टीरिया को भी रख दिया। जो भी बैक्टीरिया आपने मोनेरा पढ़े हैं ना उनको इसमें रख दिया। उसके अलावा इन्होंने फंजाई को भी इसी ग्रुप में रख दिया। राइजोपस, म्यूकर, ये सब प्लांट में रख दिए। रीजन क्या था कि सेल वॉल हमारे पास प्लांट में होती है। एनिमिलिया में उन्होंने क्या क्या रखा बेटा, एनिमिलिया में उन्होंने स्पॉन्जिस रखे, उन्होंने स्नेल्स रखे, उन्होंने इंसेक्ट रखे, उन्होंने फिश रखी। ये तो उन्होंने रखे। उसके अलावा जो प्रोटोजोआ थे, प्रोटोजोआ में सेल वॉल नहीं होती, जैसे कि अमीबा, पैरामीशियम, इन सबको उन्होंने किस में रख दिया एनिमिलिया में रख दिया। अगर आप ध्यान से देखेंगे इस किंगडम में बहुत, इस क्लासिफिकेशन में बहुत ज्यादा कमियां हैं, पर हम हमेशा ये मानते हैं बेटा कमियां होती हैं, लेकिन शुरुआत करना हमेशा इंपॉर्टेंट होता है। ऐसा नहीं होता कि शुरुआत कभी भी परफेक्ट हो जाए। कमियां होती हैं, लेकिन शुरुआत अगर आप करोगे तो वो कमियां धीरे धीरे दूर होती हैं। यही पॉइंट मैं यहां पर बोलना चाह रहा हूं कि टू किंगडम क्लासिफिकेशन में कमियां थी, लेकिन एक शुरुआत हो गई कि साइंटिफिक तरीके से सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को दो बड़े ग्रुप में किंगडम में क्लासिफाई किया गया। आधार क्या रखा गया, सेल वॉल, या हम बोल सकते हैं मॉर्फोलॉजी। अब इसमें क्या कमियां थी मुझे पता होना चाहिए, क्या ड्रॉबैक रहे मुझे पता होना चाहिए। मैं आपको समझाता हूं। जैसे इसमें अगर आप ध्यान से देखें, मोनेरा का जो बैक्टीरिया वो सिंगल सेल का है, उसको मैंने जिम्नोस्पर्म के साथ रखा हुआ है, मतलब मल्टी सेलुलर के साथ रखा हुआ है। दूसरी चीज, मोनेरा प्रोकैरियोटिक है, बाकी के सारे यूकैरियोटिक है, ये दूसरी कमी है। अगर आप ध्यान से देखो, फंजाई क्या है, फंजाई हेट्रोट्रॉफिक है, प्लांट ऑटोट्रॉफिक है, ये तीसरी कमी है। ऑटोट्रॉफिक को हेट्रोट्रॉफिक के साथ रख दिया। फोर्थ क्या है बेटा, लेस मतलब लीस्ट, जो हम बोलेंगे जो सिंपल ऑर्गेनाइजेशन वाले हैं, जैसे एल्गी हो गया, फंजाई हो गया, उनमें सिर्फ टिश्यू होता है। जिम्नो और एंजियोस्पर्म में, या इवन एनिमल्स की अगर हम बात करें, एनिमल्स में तो ऑर्गन सिस्टम होता है। तो आप ये समझो कि मतलब ये 3-4 ड्रॉबैक रहे किसके, टू किंगडम क्लासिफिकेशन के। पर आपके दिमाग में क्या बिठाना है कि टू किंगडम क्लासिफिकेशन में फंजाई और बैक्टीरिया को प्लांटेई में रखा गया था ड्यू टू सेल वॉल। तो हम इस बात को आगे ले सकते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि जो ड्रॉबैक रहा, जो ड्रॉबैक क्या रहा बेटा, ड्रॉबैक ये रहा, अगर हम इस क्लासिफिकेशन की बात करें तो ड्रॉबैक ये रहा, सबसे पहले हमने प्रोकैरियोट को यूकैरियोट के साथ रख दिया। प्रोकैरियोट्स आर केप्ट विद यूकैरियोट, सही है सर। प्रोकैरियोट को हमने किसके साथ रख दिया, यूकैरियोट के साथ रख दिया। सेकंड है हमारे पास यूनिसेलुलर केप्ट विद मल्टीसेलुलर, सिंगल सेल वाले को हमने मल्टीसेलुलर के साथ रख दिया। हेट्रोट्रॉफिक जैसे कि फंजाई थी, उसको हमने किसके साथ रख दिया, केप्ट विद ऑटोट्रॉफिक। सर ये ड्रॉबैक क्यों है भाई, अगर आप कोई ग्रुपिंग करते हो तो ग्रुपिंग ढंग की होनी चाहिए ना। ऐसा थोड़ी है कि 9th क्लास वाले के साथ 5th क्लास वाले को रख दोगे, भाई दोनों के सिलेबस अलग अलग है, इसलिए तो क्लास में क्लासिफाई करते हैं। क्लास का मतलब ही क्या है, ग्रुप होता है। आप 9th क्लास से 10th में गए, मतलब ये वो ग्रुप है जो बच्चे सेम सिलेबस पढ़ेंगे, ठीक है। उसके अलावा बेटा हम लिख सकते हैं लेस एडवांस का मतलब एल्गी वगैरह हो गया, विद मोर एडवांस थैलस, उनके साथ हमने रख दिया। तो ये कुछ ड्रॉबैक थे जो आपको ध्यान रखना है, टू किंगडम क्लासिफिकेशन के थे। पर एनसीईआरटी ने एक बात बोली है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। टू किंगडम क्लासिफिकेशन के बाद एक 3 किंगडम क्लासिफिकेशन आई, 4 किंगडम क्लासिफिकेशन आई, पर वो तुम्हारे सिलेबस में एनसीईआरटी में तो है नहीं। पर आपको एक एनसीईआरटी ने एक बात बोल दी है कि जैसे टू किंगडम क्लासिफिकेशन में प्लांटेई के अंदर बैक्टीरिया रख दिया है,
फंजाई रख दिया है। जैसे जैसे हमारी समझ बढ़ रही थी, ग्रुप वही रहे, ऐसा नहीं कि प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम के नाम बदल गए, नाम वही रहे, उनके अंदर के मेंबर की रीशफलिंग हुई। मतलब क्या हुआ, अगर बैक्टीरिया को प्लांट किंगडम में रखा गया तो जब अगली क्लासिफिकेशन आई 3 किंगडम, तो क्या वो प्लांट किंगडम में था, क्या उसको हटा दिया गया? 2 किंगडम क्लासिफिकेशन में बैक्टीरिया और फंजाई और प्रोटिस्टा के एग्जाम्पल बहुत सारे, जैसे डाइएटम, डाइनोफ्लैजिलेट, वो प्लांट में थे। अमीबा मतलब प्रोटोजोआ प्लस एनिमल्स, वो एनिमिलिया में थे। लेकिन जब किंगडम में और सुधार होता है तो उन मेंबर्स की रीशफलिंग होती है, ये एनसीईआरटी कहती है। तो आप इस चीज को देख सकते हो। तो लीनियस ने क्या दिया है बेटा, लीनियस ने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया है। तो हम इस बात को लिख सकते हैं कि विद टाइम क्या था, नीड ऑफ अदर कैरेक्टर, हमें अदर कैरेक्टर को बेस बनाना पड़ेगा। जैसे कि मान लो सेल स्ट्रक्चर हो गया, उसके बाद मेरे पास क्या हो गया, सेल की टाइप हो गई, उसके बाद मेरे पास न्यूट्रिशन हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया। अगर मैं इनको आधार बना के क्लासिफिकेशन करूंगा ना, तो किंगडम वाली थोड़ी सी बेटर बनेगी। और आपको यह समझना पड़ेगा कि जब नई किंगडम्स आई, न्यू किंगडम्स जब इंट्रोड्यूस होती हैं तो मेंबर्स की रीशफलिंग होती है। मेंबर्स की क्या होगी, मेंबर्स की रीशफलिंग क्या होता है, जो फंजाई प्लांट में है, हो सकता है कि 3 किंगडम में उठाकर उसको किसी और में रख दिया जाए। मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे हमारे पास अब 3 किंगडम क्लासिफिकेशन की हम बात करते हैं। हमने कहा, ध्यान से सुनो बेटा, हमने कहा कि 2 किंगडम क्लासिफिकेशन में अब एल्गी जो है, ब्रायोफाइट, टेरिडो, जिम्नो, ये प्लांटाई में है। बैक्टीरिया को भी प्लांटाई में रखा है, फंजाई को भी, बिकॉज ऑफ सेल वॉल। यहां पे प्रोटोजोआ है, अमीबा, पैरामीशियम और एनिमल्स है। ठीक है, इसके कुछ साल के बाद 3 किंगडम क्लासिफिकेशन आती है। उसमें देने वाले साइंटिस्ट का नाम लिख देते हैं, अर्नस्ट हैकल है। इन्होंने तीसरी किंगडम बनाई थी। ठीक है, ये प्रोटिस्टा। इन्होंने क्या किया, एल्गी को इसी में रहने दिया, ब्रायो को लिख लेते हैं, टेरिडो लिख लेते हैं, जिम्नो लिख लेते हैं, और इन्होंने क्या किया, अमीबा को मतलब प्रोटोजोआ को यहां ले आए, उसके अलावा फंजाई को यहां ले आए, और यहां पर बैक्टीरिया। तो इन्होंने क्या किया, इसमें से फंजाई और बैक्टीरिया को निकाल के तीसरी किंगडम प्रोटिस्टा में डाल दिया। मतलब प्लांटाई थोड़ा सा यूनिफॉर्म हो गया ये 3 किंगडम में। तो यही एनसीईआरटी ने लिखा है कि नई किंगडम जब आई ना, तो ऐसा नहीं है कि कोई पुरानी किंगडम के नाम चेंज हो गए, इनके नाम वही रहे पर मेंबर्स मूव कर गए। जैसे मान लो एक तीसरी किंगडम आई प्रोटिस्टा, तो प्रोटिस्टा में अब हम जानते हैं ना यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स होते हैं। 3 किंगडम में जो भी मतलब लेस एडवांस ऑर्गेनिज्म थे, इवन एल्गी को यहां मूव किया गया था प्रोटिस्टा में, ऐसा किया गया था। ये 3 किंगडम में किया गया। अब जब 4 किंगडम आई ना, तो 4 किंगडम में क्या हुआ, ये दिया था कोपलैंड ने। साइंटिस्ट का नाम क्या है, कोपलैंड। और जो नई किंगडम बनाई गई वो क्या थी, नई किंगडम बनाई गई मोनेरा। तो इन्होंने क्या किया, ध्यान से सुना, इन्होंने क्या किया, ध्यान से देखना बेटा, इन्होंने क्या किया, मोनेरा में बैक्टीरिया को डाल दिया। तो प्रोटिस्टा से निकाल के इसको इसमें डाल दिया। प्रोटिस्टा में मेरे पास क्या रह गए, सिर्फ यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स रह गए। जितने भी यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स थे वो किस में रह गए, प्रोटिस्टा में रह गए। जैसे कि अमीबा रह गया, सही है सर, पैरामीशियम रह गया, और क्या रह गया बेटा, डाइएटम्स वगैरह रह गए, डाइएटम, डाइनोफ्लैजिलेट, ये सब। ये पहले कहां थे, डाइएटम प्लांटाई में, डाइनोफ्लैजिलेट, ये सब इसमें रह गए। और फंजाई को वापसी भेज दिया गया प्लांटाई में। तो अगर आपसे पूछा जाए 2 किंगडम क्लासिफिकेशन में फंजाई प्लांटाई में था और 4 में था, 3 किंगडम में प्रोटिस्टा में था। अगर आप ध्यान से देखो, अभी भी फंजाई सही से प्लेस नहीं है। तो आपने क्या करना है, 3 और 4 किंगडम की बहुत डिटेल नहीं करनी, बस अपने दिमाग में यह रखना है कि 3 किंगडम में जब प्रोटिस्टा बनाया गया ना, सारी चीजें जो सेट नहीं हो रही थी, बढ़िया से फिट नहीं हो रही थी, उनको प्रोटिस्टा में डाल दिया। कौन कौन सा डाला, बैक्टीरिया डाला, और क्या डाला बेटा, बैक्टीरिया के साथ साथ फंजाई और प्रोटोजोआ वगैरह को डाल दिया। 4 किंगडम में उन्होंने क्या किया, एक नई किंगडम बनाई मोनेरा, जिसमें प्रोकैरियोटिक सेल जैसे कि बैक्टीरिया डाल दिया। प्रोटिस्टा में रह गए यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स, प्लांटाई, और फिर रह गया हमारे पास एनिमिलिया।
फंजाई को वापसी प्लांटाई में रख दिया क्योंकि वो सिंगल सेल नहीं होती, मल्टी सेलुलर होती है। तो ये 4 किंगडम में किया और ये किसने दिया? कोपलैंड ने। ठीक है, तो इनके बारे में एनसीईआरटी ने बहुत डिस्कस नहीं किया, बस उसने क्या बोला है देखो। एनसीईआरटी कहती है कि लीनियस ने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। ठीक है, दिस सिस्टम नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में अंतर नहीं कर रहा है, यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर में नहीं कर रहा है। ठीक है, और किस में नहीं कर रहा है? फोटोसिंथेटिक और नॉन फोटोसिंथेटिक में अंतर नहीं कर रहा है। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू प्लांट एंड एनिमल वाज इजीली डन। प्लांट और एनिमल में आसानी से क्लासिफाई कर दिया मॉर्फोलॉजी के बेस पे। अ लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म डिड नॉट फॉल इनटू आइदर कैटेगरी। कोई भी कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म थे जो दोनों कैटेगरी में नहीं आ रहे थे, है ना, ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म थे। उसके बाद क्या किया? हेंस द 2 किंगडम क्लासिफिकेशन बहुत लंबे समय तक ऐसा माना जा रहा था इनएडिक्वेट है, प्रॉपर नहीं है। बिसाइड ग्रॉस मॉर्फोलॉजी, ऐसा फील हो रहा था कि स्ट्रक्चर के अलावा मैं कोई और फीचर भी लूं, जैसे कि सेल का स्ट्रक्चर लूं, न्यूट्रिशन लूं, वॉल लूं, ये फील किया जा रहा था। ये चीज समझ में आ रही है? अब देखो जरा, इसके बाद क्लासिफिकेशन सिस्टम फॉर द लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसमें बहुत बदलाव हुए हैं। मतलब ये कहना चाह रहा है कि धीरे धीरे नई किंगडम्स बनी हैं। ठीक है, प्लांट और एनिमल किंगडम हैव बीन कांस्टेंट, मतलब प्लांट किंगडम के नाम कांस्टेंट है, पर हमारी समझ कि कौन से ऑर्गेनिज्म उसमें रहेंगे वो बदल गई। ये लाइन क्या कह रही है? ये लाइन कह रही है प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम के नाम सेम है, अब पहले उसमें फंजाई था पर प्रोटिस्टा के टाइम पर फंजाई नहीं था, तो हमारी समझ बदल गई कि किसको वहां रखना है। ये चीज समझ में आ रही है? विद टाइम हमारी क्या बदल गई? समझ बदल गई। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। अब क्या होता है बेटा, अब आती है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जिसे हम फॉलो कर रहे हैं इस बुक में और मोस्टली फॉलो की जाती है। वो किसने दी है? 1969 में आरएच वीटेकर ने दी है। उन्होंने क्लियरली 5वीं किंगडम जो बनाई वो फंजाई थी। ठीक है, बेसिस क्या रखा उन्होंने? काफी सारे बेसिस रखे, तो किंगडम थोड़ी सी प्रॉपर बनी। उन्होंने बेसिस रखा सेल टाइप, उसके बाद बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि क्या रखा? न्यूट्रिशन, कि किस तरह का न्यूट्रिशन है, रिप्रोडक्शन कैसे कर रहा है ऑर्गेनिज्म, और उसके अलावा एवोल्यूशनरी मतलब जैसे हम ये मानते हैं कि बैक्टीरिया से प्रोटिस्टा इवॉल्व हुआ होगा, हम ये मानते हैं कि एल्गी से फिर बाकी प्लांट इवॉल्व हुए होंगे, तो इसे हम कहते हैं एवोल्यूशन। तो एवोल्यूशन में आपस में एक दूसरे से रिलेशन है ना, उसके लिए वर्ड यूज करते हैं फाइलोजेनेटिक। फाइलोजेनेटिक का मतलब होता है एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, मतलब कौन किससे एवोल्यूशन वाइज जुड़ा हुआ है। इन 5 को आधार बनाकर 5 किंगडम बनाई गई, मतलब ये 5 या और भी बेसिस थे, उनको आधार बनाकर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दी। किसने? आरएच वीटेकर ने 1969 में। 4 किंगडम पहले से बनी हुई थी, उन्होंने 5वीं किंगडम बनाई और ये फिक्स कर दिया कि किस तरह के ऑर्गेनिज्म उसमें रहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल उन्होंने सबसे पहले मान लो मोनेरा बताया, तो मोनेरा में किस तरह का ऑर्गेनिज्म रहेगा? मोनेरा में जो भी प्रोकैरियोटिक सेल थे, जिनके अंदर भी प्रोकैरियोटिक सेल थे, वो सारे किस में रहेंगे? मोनेरा में, प्रोकैरियोटिक सेल। और मोनेरा वैसे भी यूनिसेलुलर होता है, मोनेरा में मल्टी सेलुलर नहीं होता। दूसरी किंगडम उन्होंने बोला प्रोटिस्टा। अब प्रोटिस्टा वो किंगडम है जिसमें यूकैरियोट आ गए, पर जितने भी यूनिसेलुलर है, तो इन्होंने बेटा इस तरीके से डिफाइन किया कि भाई मोनेरा में कौन रहेगा। कहा कि भाई मोनेरा में वो सारे रहेंगे जो प्रोकैरियोटिक सेल है। तो इसका मतलब सारे बैक्टीरिया, सारे के सारे बैक्टीरिया, सारे आर्की बैक्टीरिया क्या होते हैं? प्रिमिटिव बैक्टीरिया, वो सब इसमें आ गए। वो सब किस में आ गए? मोनेरा में आ गए। फिर उन्होंने बोला यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म इसमें होंगे, और कौन से वाले? यूनिसेलुलर। जैसे ही उन्होंने लिखा यूनिसेलुलर, तो अमीबा किसमें था? पहले एनीमिलिया में, तो अमीबा यहां आ गया। और कौन सा आ गया बेटा? डायेटम वगैरह यहां आ गए। और कौन सा आ गया? युगलिना यहां आ गया। इसके अलावा मैं आपको एक चीज और बताता हूं, इसके अलावा हमारे पास एक फिलामेंटस एल्गी होती है, स्पाइरोगैरा। अब स्पाइरोगैरा एल्गी है, स्पाइरोगैरा क्या है? एल्गी है, पर ये एल्गी मल्टी सेलुलर है। कैसी है ये? मल्टी सेलुलर है।
ऐसे ही मेरे पास एक एल्गी है जो सिंगल सेल की है, जिसका नाम क्लमाइडोमोनास है। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग मतलब प्रोटिस्टा की परिभाषा ही यही है कि इसमें सिंगल सेल के सारे यूकैरियोटिक आएंगे। तो इसको हम इसमें नहीं रख सकते क्योंकि ये मल्टी सेलुलर है। पर क्लमाइडोमोनास और एक और एल्गी है क्लोरेला, इन दोनों को हम किसमें रख रहे हैं? प्रोटिस्टा में। वो वैसे किसमें है? एल्गी में। एल्गी मतलब प्लांटेई में होना चाहिए। इनके फीचर प्लांटेई जैसे हैं। पर आरएचवी टेकर ने क्लियरली डिफाइन कर दिया, परिभाषित कर दिया किस किंगडम में कौन से ऑर्गेनिज्म आएंगे। सभी प्रोकैरियोटिक किसमें आएंगे? मोनेरा में। सभी सिंगल सेल के यूकैरियोटिक किसमें आएंगे? प्रोटिस्टा में। भले ही वो एल्गी में रखे थे पहले, पर उनको उठाकर इसमें लाना पड़ेगा। ठीक है, जैसे क्लमाइडोमोनास और क्लोरेला। फिर उन्होंने क्या किया? फंजाई बना दी। फंजाई जो है बेटा मल्टी सेलुलर है, हेट्रोट्रॉफिक है। कैसी है? मल्टी सेलुलर है और साथ के साथ कैसी है? हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। उनके लिए अलग किंगडम बना दी फंजाई। फिर हमारे पास आ गए प्लांटेई। फिर हमारे पास क्या आ गई? एक और किंगडम प्लांटेई, और एक और किंगडम आ गई बेटा हमारे पास एनिमेलिया। तो प्लांटेई में आपको पता है प्लांट्स रख दिए गए, और एनिमेलिया में जितने भी एनिमल्स थे। तो प्लांट आपको पता है बेटा हमारे पास मल्टी सेलुलर प्लांट्स, जितने भी प्लांट जो मल्टी सेलुलर है, जैसे कि एल्गी में जो भी एल्गी हमारे पास मल्टी सेलुलर है। उसके अलावा ब्रायोफाइट्स, उसके अलावा टेरिडोफाइट्स वगैरह, ये भी क्या होते हैं? फर्न आते हैं इसमें। इसमें क्या आते हैं? फर्न। हम नेक्स्ट चैप्टर प्लांट किंगडम ही पढ़ेंगे। टेरिडोफाइट्स। उसके अलावा हमारे पास क्या आ जाते हैं? जिम्नोस्पर्म आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं? जिम्नोस्पर्म आ जाते हैं। उसके अलावा हमारे पास क्या आ जाते हैं? एंजियोस्पर्म आ जाते हैं। तो ये सारे ग्रुप हमने उठाकर किस में रख दिए? प्लांटेई में रख दिए। सही है सर। अब एनिमीलिया में नॉर्मल एनिमल्स आ गए। तो आरएचवी टेकर ने प्रॉपरली सारी किंगडम्स डिफाइन करी हैं। इसमें मेरे पास मल्टी सेलुलर एनिमल्स आएंगे। जितने भी मल्टी सेलुलर एनिमल्स हैं वो एनिमीलिया किंगडम में आएंगे। क्लियर है? और इस चैप्टर में हमने ये 3 किंगडम पढ़ी हैं। हमने कौन सी नहीं पढ़ी? हमने ये दोनों नहीं पढ़ी। क्लियर है? अब आरएचवी टेकर ने जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दी, उसमें उन्होंने, ये आप लोगों को नोट भी करना है प्रॉपरली, आरएचवी टेकर ने 1969 में प्रॉपरली डिफाइन कर दी कौन कौन सी किंगडम है। प्रोकैरियोटिक सेल सारे मोनेरा में, चाहे बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया। यूकैरियोटिक सिंगल सेल सारे प्रोटिस्टा में। तो क्लमाइडोमोनास और क्लोरेला पहले स्पाइरोगेरा के साथ रखे हुए थे, उनको उठाकर किस में डाल दिया? प्रोटिस्टा में। होना उनको एल्गी में चाहिए। हम पढ़ेंगे भी प्लांट किंगडम में उन्हें, ऐसा नहीं है पढ़ेंगे नहीं, पढ़ेंगे, पर क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग किस में है? प्रोटिस्टा में। फिर एक बच्चा पूछेगा सर सही से बताओ ना किस में रखना, प्लांटेई में या प्रोटिस्टा में? प्रोटिस्टा में। क्वेश्चन आए अकॉर्डिंग टू 5 किंगडम क्लासिफिकेशन क्लमाइडोमोनास किस में? तो आप कहोगे प्रोटिस्टा में। सही है। अब क्या किया हमने? फंजाई, प्लांटेई, ये 5 किंगडम बना दिए। अब देखो जरा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में सबसे पहले सेल के आधार पर हम 2 किंगडम बनाते हैं। एक बनाते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। अगर सेल प्रोकैरियोटिक है तो उसमें हमारे पास सेल की टाइप से प्रोकैरियोटिक सेल है। सेल की टाइप से प्रोकैरियोटिक सेल वाली किंगडम कौन सी है? मोनेरा है। ठीक है, इसमें हमारे पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता। नॉट वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। थोड़ा सा इनकी डिटेल पढ़ते हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की। सही है सर। अब हमने यहां पर क्या किया? हमने लिख दिए सारे यूकैरियोटिक सेल वाले आ जाएंगे। अब हमने क्या किया? यूकैरियोटिक सेल को क्लासिफाई कर दिया 2 ग्रुप में। किसके आधार पर किया है? हमने लिखा बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है किस तरह की इनकी बॉडी है। तो इसमें हमारे पास आ जाता है, अगर यूनिसेलुलर यूकैरियोट है, यूनिसेलुलर यूकैरियोट है, तो यहां पर कौन सी किंगडम आएगी उसकी बात कर रहे हैं। तो यहां पर हमारे पास जो किंगडम आएगी बेटा, वो किंगडम आएगी प्रोटिस्टा। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैं आपसे कहूं कि मोनेरा और प्रोटिस्टा में किस तरह का ऑर्गेनाइजेशन है? सेलुलर मतलब मल्टी सेल नहीं होते, सिंगल सेल होता है दोनों में। अब हमारे पास आ जाते हैं मल्टी सेलुलर। अब हम बात करेंगे मल्टी सेलुलर में। मल्टी सेलुलर में हमारे पास 3 किंगडम है। 3 किंगडम है। एक हमारे पास है फंजाई, एक हमारे पास क्या है? फंजाई। ध्यान देंगे, एक है फंजाई,
दूसरी हमारे पास है प्लांटेई और तीसरी हमारे पास है एनिमेलिया। अगर आप ध्यान से देखें, फंजाई में हमारे पास क्या क्या होगा, लूज टिश्यू होते हैं, मतलब टिश्यू तो होंगे, कैसे होंगे, लूज टिश्यू। प्लांटेई में टिश्यू होंगे लूज वाले, जैसे एल्गी में होता है जो लोअर प्लांट है। उसके अलावा प्लांटेई में ऑर्गन बनते हैं, ऑर्गन जैसे ब्रांच हो गई, स्टेम हो गई, रूट हो गई, ये ब्रांच हो गया। एनिमीलिया में हमारे पास टिश्यू भी होता है, जैसे स्पॉन्जेस होते हैं, उनमें टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। उसके बाद हमारे पास कुछ में ऑर्गन होता है और ऑर्गन सिस्टम होता है। ऑर्गन सिस्टम मतलब जैसे तुम्हारे अंदर क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम है। तो अगर आप ध्यान से देखो, हमने ये देखा है कि अगर मैं सेल टाइप की बात करूं तो प्रोकैरियोटिक और ये चार किंगडम यूकैरियोटिक। तो क्वेश्चन आ सकता है नीट में, कितनी ऐसी किंगडम है जो यूकैरियोटिक है। दूसरा क्वेश्चन आ सकता है, कितनी ऐसी किंगडम है जो यूनिसेलुलर है, प्रोटिस्टा और मोनेरा। फिर यह आ सकता है कि कितनी ऐसी किंगडम है जिनमें लूज टिश्यू मिल सकता है, 3, फंजाई, प्लांटेई, एनिमीलिया। कितनी ऐसी किंगडम है जिसमें ऑर्गन मिल सकता है, प्लांटेई और एनिमीलिया। कितनी ऐसी किंगडम है जिसमें ऑर्गन सिस्टम सिर्फ एनिमल्स में मिलता है, प्लांट में ऑर्गन होते हैं, ऑर्गन सिस्टम नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल स्टमक, है ना, एलिमेंट्री कैनाल, है ना, सलाइवरी ग्लैंड, ये सब मिलके डाइजेस्टिव सिस्टम बना रहे हैं। स्टमक एक ऑर्गन है। तो प्लांट में रूट, स्टेम, लीफ, ब्रांच ऑर्गन होते हैं मैक्सिमम, पर सिस्टम नहीं बनता। क्लियर है, सही है। उसके बाद अगर मैं न्यूट्रिशन की बात करूं, ध्यान से सुनो बेटा, अगर मैं न्यूट्रिशन की बात करूं तो आप याद करो, हमने इनको ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन पढ़ाया था, याद है आपको? ऑटोट्रॉफिक में क्या था बताओ जल्दी से, ऑटोट्रॉफिक में कौन कौन सा था? सर ऑटोट्रॉफिक में एक कीमो था, फिर ऑक्सीजेनिक आपने बताया था, और आपने सर एन ऑक्सीजेनिक बताया था। और क्या बताया था? एन ऑक्सीजेनिक बताया था। ये समझ में आ रहा है? इसको हमने ऑटोट्रॉफिक बोला था। फिर हम आगे बात कर लेते हैं, बेटा। फिर हमने इसमें हेट्रोट्रॉफिक भी बताया था। हमने क्या बताया था? हेट्रोट्रॉफिक भी बताया था। हेट्रोट्रॉफिक में हमने 3 तरह का बोला था, कौन कौन सा? एक बोला था सैप्रोफिटिक, पैरासिटिक और सिम्बायोटिक। ये 3 तरह का न्यूट्रिशन हमने किस में पढ़ा था? 6 टाइप का न्यूट्रिशन हो गया, है ना। 3 ये देखो, 3 ये हो गया, 1 2 ऑक्सीजनिक मतलब ऑक्सीजन बनाने वाले, 3 ये, फिर ये 4 5 6। अगर हम प्रोटिस्टा में जाएंगे तो प्रोटिस्टा में कीमो नहीं होगा, ये कीमो नहीं होगा और ये नहीं होगा, बाकी होगा। जैसे ऑक्सीजन बनाने वाले प्रोटिस्टा पहले 3 थे, कौन कौन से? डायटम, डाइनोफ्लैजिलेट, यूग्लिनोइड्स। उसके अलावा मेरे पास सैप्रोफिटिक होते हैं, कुछ पैरासिटिक होते हैं, आपने पढ़ा है, डिजीज करने वाले, और मेरे पास कुछ सिम्बायोटिक भी होते हैं। तो ये 4 तरह का न्यूट्रिशन इसमें है प्रोटिस्टा में। फंजाई में जाओगे तो 3 तरह का न्यूट्रिशन था, कौन कौन सा? ये 3, सैप्रोफिटिक, पैरासिटिक और सिम्बायोटिक। और अगर आप प्लांटेई में जाओगे तो वहां एक ही टाइप का न्यूट्रिशन मिलता है, ऑक्सीजेनिक, ऑक्सीजन बनाने वाला। और एनीमिलिया में मिलता है निगल के खाने वाला, होलोजोइक, है ना, होलोजोइक टाइप का। तो अगर आप ध्यान से सुने बेटा, अगर आप ध्यान से सुने, सबसे ज्यादा न्यूट्रिशन मोनेरा में पढ़ा था, याद करो हमने। फिर प्रोटिस्टा में क्या नहीं होता? कीमो ऑटोट्रॉफ नहीं होते और एनऑक्सीजेनिक नहीं होता। फंजाई में 3 तरह का न्यूट्रिशन होता है, सैप्रोफिटिक, पैरासिटिक, सिम्बायोटिक। प्लांटेई में सिर्फ ऑक्सीजन बनाने वाला होता है। तो क्वेश्चन आ जाए, कितनी ऐसी किंगडम है जो ऑक्सीजन बना सकती है? एक मोनेरा बना सकती है, एक प्रोटिस्टा बना सकती है, एक प्लांटेई बना सकती है। कितनी ऐसी किंगडम है जिसमें सिर्फ हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मिलता है? फंजाई और एनीमिलिया। कितनी ऐसी किंगडम है जिसमें ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक दोनों मिलता है? मोनेरा और प्रोटिस्टा। ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं न्यूट्रिशन में। मेरी बात समझ में आ रही? इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो इसके अलावा अगर हम सेल वॉल की बात करें तो मोनेरा की सेल वॉल हमने किसकी पढ़ी थी? मोनेरा की हमने पढ़ी थी पेप्टाइडोग्लाइकेन। तो नॉन सेलुलोजिक कार्बोहाइड्रेट है कि नहीं, प्लस प्रोटीन था। प्रोटिस्टा में होती है कुछ में, याद करो, सब में थी। फंजाई में किसकी थी? काइटिन की सेल वॉल थी। इसमें किसकी होती है? सेलुलोज की होती है। और इसमें सेल वॉल क्या होती है? एब्सेंट होती है। तो ये कंपैरिजन है जो आपको याद करना है, और वो इस टेबल से याद करना है। किससे याद करना है? इससे। तो एक बार इसे नोट कर लो, फिर टेबल के ऊपर डिस्कस करते हैं। जल्दी से कर लो बेटा इसको, ठीक है, जल्दी से कर लो।
सही है। चलिए आगे चलेंगे, आओ। अब देखो ये टेबल है आपके पास, ये टेबल दे रखी है, पेज नंबर 17 पे है। मोनेरा प्रोकैरियोटिक है, बाकी के तीनों चारों क्या यूकैरियोटिक है। सेल वॉल इसमें पेप्टाइडोग्लाइकेन थी, तो पेप्टाइडोग्लाइकेन में नॉन सेलुलर पॉलीसेकेराइड प्लस अमीनो एसिड्स है। प्रोटिस्टा में कुछ में सेल वॉल थी, किसमें डायटम में थी, डाइनोफ्लैजिलेट में थी। फंजाई में काइटिन की बनी होती है और प्लांटाई में सेलुलोज की, इसमें सेल वॉल नहीं होती। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मोनेरा क्योंकि प्रोकैरियोटिक है नहीं है, बाकी सब में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सेलुलर है इन दोनों में, इनमें सिर्फ सेल होते हैं। इनमें मैंने क्या कहा था, मल्टी सेलुलर है पर लूज टिश्यू है। इनमें टिश्यू और ऑर्गन दोनों है, इसमें टिश्यू है ऑर्गन ऑर्गन सिस्टम। बाकी इसमें न्यूट्रिशन मैंने बताया 6 टाइप का, इसमें बताया 4 टाइप का। कीमोसिंथेटिक और एनऑक्सीजेनिक नहीं होता, इसमें है 3 टाइप का। इसमें सिर्फ ऑटोट्रॉफिक है ऑक्सीजनिक, इसमें हेट्रोट्रॉफिक है निगल के खाने वाला या सैप्रोफिटिक भी होता है कुछ में। क्लियर है। तो ये हमने क्या किया है बेटा, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को कंप्लीट कर लिया है। अब मैं आपको एक चीज क्लियर करता हूं, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में आपने ये ध्यान रखना है कि 2 किंगडम में बेसिस सेल वॉल था, 5 किंगडम में ज्यादा बेसिस लिए गए तो ज्यादा बेटर क्लासिफिकेशन बनी है। उसके अलावा क्लोरेला और क्लोमाइडोमोनास को किस में रखा जाता है, प्रोटिस्टा में रखा गया। क्या ये बातें क्लियर है, सही है। एनसीईआरटी कहती है जैसे जैसे समय और इंप्रूव होगा फाइलोजेनेटिक सिस्टम और ज्यादा इन्वॉल्व होगा। मतलब ज्यादा अच्छी क्लासिफिकेशन वो होती है जिसमें एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप इन्वॉल्व हो, मतलब ऐसा रिलेशनशिप इन्वॉल्व हो जिसमें कहीं ना कहीं एवोल्यूशन इन्वॉल्व हो। तो ये चीज एनसीईआरटी कहती है। तो हम इस बात को कह सकते हैं कि आरएचवी टेकर ने मोनेरा प्रोटिस्टा ये 5 किंगडम दी है। आप देख लो, सेल का स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन और फाइलोजेनेटिक, ये उसके बेसिस बताए। ठीक है। अब हम क्या डिस्कस कर सकते हैं बेटा, एक और क्लासिफिकेशन है जिसे हम 6 किंगडम कहते हैं। ध्यान से सुनेंगे, ये अभी एनसीईआरटी में रिसेंटली ऐड हुई है। देखो हमारे पास क्या हुआ, एक साइंटिस्ट थे कार्ल वूस। उन्होंने क्या किया, लाइफ को 3 डोमेन में डिवाइड किया है। 3 डोमेन में, डोमेन मतलब बड़ी यूनिट है। पहला है आर्किया, ठीक है, क्लियर है। दूसरा है प्रोकैरिया, जिसमें प्रोकैरियोट आ रहे हैं, प्रोकैरिया। और थर्ड है यूकैरिया। इसमें एक किंगडम है आर्की बैक्टीरिया। तो क्या किया कार्ल वूस ने क्या किया, मोनेरा को 2 किंगडम में तोड़ दिया। कौन कौन सी, आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया करके उन्होंने 2 किंगडम बना दी अलग अलग, किसकी, मोनेरा की। ठीक है। और यूकैरियो की यहां पे 4 किंगडम है। तो इसमें मेरे पास क्या आ जाएगा, प्रोटिस्टा, फिर क्या आ जाएगा यहां पर, फंजाई, प्लांटेई और एनिमेलिया। तो आपको यह समझना पड़ेगा कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बाद 6 किंगडम क्लासिफिकेशन इंट्रोड्यूस करी है कार्ल वूस ने। उन्होंने सबसे पहले लाइफ को 3 बड़ी यूनिट, किंगडम से भी बड़ी यूनिट में तोड़ा, उसे डोमेन बोला। डोमेन एक आर्की बैक्टीरिया का डोमेन था, यू बैक्टीरिया का, और एक था किसका डोमेन, हमारे पास यूकैरियोट्स का। तो 4 ऐसी किंगडम थी जो यूकैरियोट्स में आ गई। 2 ऐसी किंगडम है जो एक आर्की बैक्टीरिया की और एक यू बैक्टीरिया की। और इसका जो बेसिस है, वो बेसिस इसमें दे नहीं रखा, पर बेसिस है इसका 16S rRNA। मतलब जो rRNA प्रोकैरियोट्स में होता है ना, राइबोसोम में, उसको आधार बनाया गया। इसको हम कहते हैं 3 डोमेन सिस्टम, है ना। इसको हम क्या बोलते हैं, 3 डोमेन सिस्टम। तो 3 डोमेन सिस्टम किसने दिया है, प्रपोज्ड एट डिवाइड किंगडम इनटू, मोनेरा को किस में डिवाइड कर दिया, 2 डोमेन में। तो जो मोनेरा थी उसको 2 डोमेन में तोड़ दिया। ठीक है। रिमेनिंग यूकैरियोटिक किंगडम इनटू 3rd डोमेन, देयर बाय टोटल 6 किंगडम क्लासिफिकेशन बन गई। किंगडम बन गई 6, डोमेन बन गए, क्या चीज, डोमेन बन गए कितने, 3। कौन सी डोमेन में सबसे ज्यादा किंगडम है, इस वाली में जिसमें यूकैरियोट्स है। ठीक है, क्लियर है, बताइए क्लियर है कि नहीं। ठीक है, मैं चाहता हूं कि ये वाला क्वेश्चन आप करें। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से करें। जैसे मान लो मैं कहता हूं एल्ब्यूगो क्या है, मैं जरा लिख देता हूं। फंजाई है, डायटम किस में आया था, प्रोटिस्टा में। ई कोलाई किस में आया था, मोनेरा है। नीम क्या है, प्लांट है।
अमीबा क्या है? प्रोटोजोआ है। कॉकरोच क्या है? एनीमिलिया। ये क्या है? एनीमिलिया। मार्केंशिया क्या है? प्लांट ब्रायोफाइट है। क्लोरेला क्या है? क्लोरेला एल्गी है, ये एल्गी है। स्पाइरोगेरा एल्गी है, प्लांट में आएगा। एगेरिकस फंजाई है। फ्लैटवॉर्म एनीमिलिया है। अगर मैं आपसे कहूं कि प्लांटेइन टू किंगडम बताओ, भाई प्लांटेइन टू किंगडम में आप किसको किसको रखोगे? जो भी प्लांट है उनको रख लो, साथ में बैक्टीरिया रख लो, साथ में आप फंजाई रख लो, इनको आपको रखना पड़ेगा। और इसके अलावा डायटम को भी आप इसमें रखेंगे। अगर 5 किंगडम में बोला जाए प्रोटिस्टा, सिंगल सेल के चाहिए यूकैरियोट, तो डायटम आ जाएगा, सही है सर। और क्या आ जाएगा? अमीबा आ जाएगा प्रोटिस्टा में। और क्या आ जाएगा? क्लमाइडोमोनास और क्लोरेला आ जाएगा। तो 5 किंगडम प्रोटिस्टा में क्या क्या आ जाएगा? अमीबा आ गया, और डायटम आ गया, और क्लोरेला आ गया, और क्लमाइडोमोनास आ गया। ये क्वेश्चन ऐसा बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, ये आपको क्लासिफिकेशन याद करवा देगा, क्योंकि 2 किंगडम में फंजाई और बैक्टीरिया किसमें थे? प्लांटेई में। एनीमिलिया इन 5 किंगडम, तो एनीमिलिया इन 5, देखो 2 किंगडम में अमीबा एनीमिलिया में है, पर 5 किंगडम में नहीं है। तो आपको क्या क्या लेना है इसमें, आप काउंट करके मुझे बताएंगे खुद से। और प्लांटेई इन 5 किंगडम, 5 किंगडम में प्लांटेई में कौन कौन होगा? इन ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, नीम हो सकता है, और क्या होगा? मार्केंशिया होगा, स्पाइरोगेरा होगा। ये दोनों क्यों नहीं होंगे? क्योंकि ये प्रोटिस्टा में चले जाएंगे। तो यहां पर मैंने 3 लिखा, इसका आंसर आप चैट में बताओगे मुझे, सही है? ठीक है, क्लियर है। चैट में बताने से क्या होगा? मुझे पता लगेगा आप पढ़ रहे हो, बस इतनी सी बात है। ठीक है, तो ये हमने क्या किया है, किंगडम वाले टॉपिक डिस्कस किए हैं। और आप इसकी जब एनसीईआरटी पढ़ोगे ना, तो एनसीईआरटी क्लियरली कहती है लास्ट में जाके कि जैसे 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 और टाइम बढ़ेगा, देखो एनसीईआरटी कहती है कि कोई भी किंगडम क्लासिफिकेशन परफेक्ट नहीं है, 2 किंगडम रॉन्ग नहीं है, 5 किंगडम पूरी तरह से करेक्ट नहीं है। जैसे जैसे टाइम आगे जाएगा, वैसे वैसे फाइलोजेनेटिक एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को ज्यादा इन्वॉल्व करेंगे, और किंगडम बनेंगी, और किंगडम भी बन सकती हैं। तो कोई किंगडम परफेक्ट नहीं है, पर करेंटली हम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन फॉलो करते हैं, और उसके अकॉर्डिंग क्लमाइडोमोनास और क्लोरेला किसमें है? प्रोटिस्टा में। ठीक है, अब हम क्या करेंगे बेटा, अब हम ये जानेंगे कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिसे किसी भी किंगडम में जगह नहीं मिली। कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनको किसी भी किंगडम में जगह नहीं मिली। कौन से ऐसे ऑर्गेनिज्म है बता देता हूं। जैसे क्या था, हमारे पास कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जैसे कि वायरस, प्रायोन्स, वायरॉइड्स, इनको किसी भी किंगडम में जगह नहीं मिली। फिर जैसे लाइकन है, लाइकन में 2 ऑर्गेनिज्म है, किसी में भी नहीं रख सकते इसे। माइकोरिजा है, ये वो ऑर्गेनिज्म है जिनको किसी भी किंगडम में जगह नहीं मिली, किसी भी किंगडम में। अब वायरस को क्यों नहीं मिली भाई, जरा देखो, इनको क्यों नहीं मिली? नॉट गेट एनी प्लेस। रीजन क्या है? सुनना ध्यान से। जो भी क्लासिफिकेशन है, जो भी किंगडम की क्लासिफिकेशन है, जो भी क्या है, किंगडम की क्लासिफिकेशन है, वो किस पर आधारित है? वो किसके लिए है? फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म है। किसके लिए? लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। जो भी क्लासिफिकेशन है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। और लिविंग ऑर्गेनिज्म किसके बने हुए हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म बने हैं सेल्स के। लिविंग ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ सेल्स, वो बने हैं सेल्स के। अब क्या है, इन तीनों में सेल ही नहीं होता। तो हम ये समझते हैं कि सिंस वायरस, वायरॉइड एंड प्रायोन्स नॉट हैव सेल, उनमें सेल ही नहीं है, दे आर नॉट ट्रूली लिविंग, वो पूरी तरीके से लिविंग ही नहीं है। सो उन्हें किसी भी किंगडम में जगह नहीं मिली। पर लाइकन का क्या है? लाइकन एक्चुअल में कोई ऐसा और अलग ऑर्गेनिज्म नहीं है, 2 ऑर्गेनिज्म सिर्फ साथ रह रहे हैं। तो ना हम इसे फंजाई में रख सकते हैं ना प्लांट में, क्योंकि लाइकन में क्या है, एल्गी और फंजाई साथ रह रहे हैं। ऐसे माइकोरिजा क्या है, फंजाई प्लांट के साथ रह रही है, तो इन्हें भी किसी किंगडम में नहीं रख पाया। ये चीज समझ में आ रही है? और इनको फिर इसी चैप्टर में पढ़ा देंगे, क्योंकि फिर प्लांट और एनिमल किंगडम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। तो हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारे पास वायरस। वायरस को क्यों जगह नहीं मिली? क्योंकि वायरस सेल का नहीं बना हुआ है ना। वायरस के लिए एनसीईआरटी लिखी थी है कि वो नॉन सेलुलर है, सेल का नहीं बना हुआ है, या ए सेलुलर है, मतलब कोई भी चीज सेल से छोटी है,
समझो, देखो अगर मैं कहता हूं माइटोकॉन्ड्रिया सेल है, नहीं, ए सेलुलर सेल नहीं है प्रॉपरली, तो या तो वो सेल नहीं है या सेल से छोटा है वायरस, मतलब वो कंप्लीट सेल नहीं है। कंप्लीट सेल होने के लिए क्या चाहिए? सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस या डीएनए और साइटोप्लाज्म, है ना, पूरा प्रोसेस होना चाहिए। तो वायरस सेल नहीं होता, वायरॉइड सेल नहीं होते, प्रायोन सेल नहीं होते, पर इन्हें किसी किंगडम में जगह नहीं दी जाती, और ये एक्सेप्शन भी है किसके? सेल थ्योरी के। तो हम जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे यहां से, हम डिस्कस करेंगे वायरस को। तो वायरस में क्या है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि वायरस को कोई भी प्लेस नहीं मिला क्लासिफिकेशन में। मतलब क्या था कि वायरस को हम किसी भी किंगडम में नहीं रख पाते, ठीक है। तो क्या बेसिक फीचर है, मैं एक बार वायरस ड्रॉ कर देता हूं। वायरस देखने में कुछ ऐसा होता है कि एक कवर होता है और उसके अंदर सिर्फ जेनेटिक मटेरियल होता है, ये जेनेटिक मटेरियल है। तो ये जो कवर है ये प्रोटीन का एक कवर होता है जो जेनेटिक मटेरियल को प्रोटेक्ट करता है। तो एक प्रोटीन का कवर है और यहां पर जेनेटिक मटेरियल लिखा हुआ है। जेनेटिक मटेरियल का मतलब है ये डीएनए और आरएनए में से कोई एक होगा, या तो डीएनए होगा या ये आरएनए होगा। तो वायरस क्या होता है, थोड़ा सा फील करते हैं। एनसीईआरटी ने क्लियरली लिखा है कि वायरस में ना सेल होता है, तो वायरस क्या है? नॉन सेलुलर, मतलब सेल नहीं है, या इवन जो भी चीज है वो सेल से छोटा है, उसको हम ए सेलुलर वर्ड यूज कर सकते हैं। दूसरी चीज क्या है बेटा वायरस को लेके? वायरस क्या करता है, किसी भी सेल को अटैक करता है। जैसे ये वायरस है, इसका जेनेटिक मटेरियल किसी सेल के अंदर चला जाएगा। जैसे मान लो ये सेल है, तो ये जेनेटिक मटेरियल किसी सेल के अंदर चला जाएगा वायरस का। तो वायरस खुद का नंबर कैसे बढ़ाता है कि उसका जेनेटिक मटेरियल किसी सेल के अंदर चला जाता है और सेल के अंदर जाकर अपनी कॉपीज बनाता है। तो हम इस बात को बोल सकते हैं कि वायरस जो है सेल के अंदर का पैरासाइट है। तो जब सेल के अंदर का पैरासाइट होता है तो उसे लिखते हैं इंट्रासेलुलर पैरासाइट। इंट्रासेलुलर पैरासाइट का मतलब होता है कि वो सेल के इंट्रा मतलब सेल के अंदर का पैरासाइट है, ठीक है। उसके अलावा ये ऑब्लिगेट पैरासाइट होता है। ऑब्लिगेट पैरासाइट का मतलब ये होता है कि ये बिना होस्ट के सरवाइव नहीं करता, मतलब लिविंग नहीं होता। इट रिक्वायर होस्ट, पूरी तरीके से इसको होस्ट चाहिए, किसके लिए? फॉर मल्टीप्लिकेशन। तो वायरस को लेके कुछ चीजें हैं जो आपके दिमाग में आनी चाहिए। वो क्या है मैं आपको क्लियर कर रहा हूं, ध्यान से सुनेंगे। वायरस जो होता है बेटा, वायरस कुछ ऐसा होता है कि जैसे मान लो एक कवर है, कवर के अंदर जेनेटिक मटेरियल है। वो जेनेटिक मटेरियल डीएनए और आरएनए दोनों में से कुछ भी हो सकता है, क्लियर है। वायरस में सेल नहीं होता, है ना, वायरस सेल तो होता ही नहीं है, तो हम उसे नॉन सेलुलर कहते हैं। या वायरस को हम मानते हैं कि वो सेल से भी छोटा है, ए सेलुलर वर्ड यूज कर सकते हैं। ये चीज समझ में आ रही है। दूसरा क्या होता है कि वायरस का जेनेटिक मटेरियल सेल के अंदर जाता है, तो एक तरीके से वो सेल पर पैरासाइट की तरह काम करता है, और वो ऑब्लिगेट पैरासाइट है, मतलब बिना सेल के वायरस मल्टीप्लाई नहीं कर सकता, क्लियर है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आपको आनी चाहिए कि जैसे मान लो मैंने ये सेल बना दिया, ये सेल बना दिया है बैक्टीरिया का, और ये वाला जो सेल बनाया है ये यूकैरियोट का सेल बनाया है। ये किसका बना है? यूकैरियोट का। अगर आप ध्यान से देखें, दोनों तरह के सेल में डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, उससे आरएनए बनता है। देखो डीएनए क्या है? जेनेटिक मटेरियल, और उससे आरएनए बनता है, आरएनए से प्रोटीन बनती है। यहां भी डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, उससे आरएनए बनता है, आरएनए से क्या बनती है? प्रोटीन बनती है। पर वायरस में हमारे पास जेनेटिक मटेरियल डीएनए आरएनए में से कुछ भी हो सकता है, मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ डीएनए होगा। तो जेनेटिक मटेरियल इज डीएनए और आरएनए, आर और लिख रहा हूं बेटा, डीएनए और आरएनए होगा। जैसा सभी लिविंग सेल में, ऑल लिविंग सेल, चाहे बैक्टीरिया हो चाहे कोई भी, ऑल लिविंग सेल हैव डीएनए जेनेटिक मटेरियल, और वो आरएनए बनाता है। डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है एंड इट फॉर्म आरएनए, वो आरएनए बनाता है। तो हम ये बोल सकते हैं कि लिविंग सेल में डीएनए एंड आरएनए दोनों होता है, बोथ प्रेजेंट, दोनों प्रेजेंट होता है। लेकिन अगर हम बात करें इसकी वायरस की, तो उसमें डीएनए और आरएनए आइदर कोई एक चीज प्रेजेंट होती है, डीएनए और आरएनए में से कोई एक चीज प्रेजेंट होती है। तो हम यहां पर क्लियर हैं इस चीज को लेके, कि बेसिक फीचर क्या है कि वायरस जो है वो नॉन सेलुलर होता है, वो इंट्रासेलुलर पैरासाइट है,
वो ऑब्लिगेट पैरासाइट है, पूरी तरीके से होस्ट पे डिपेंड करता है। जेनेटिक मटेरियल इज डीएनए और आरएनए, उसका जेनेटिक मटेरियल या तो डीएनए होता है या आरएनए होता है। ऑल लिविंग सेल हैव डीएनए एज जेनेटिक मटेरियल एंड इट फॉर्म आरएनए। सभी तरह के लिविंग सेल में डीएनए जेनेटिक मटेरियल है और फिर वो आरएनए फॉर्म करता है। क्लियर हो गया? तो ये हमने जो बताया है ना, ये वायरस के बारे में बताया। किसके बारे में बताया बेटा? हमने वायरस के बारे में कुछ बेसिक चीजें बताई हैं। वायरस में डीएनए आरएनए में से कोई एक होता है, लिविंग सेल में दोनों प्रेजेंट होते हैं, और लिविंग सेल में जेनेटिक मटेरियल हमेशा डीएनए प्रेजेंट होता है। तो ये 3-4 पॉइंट्स आपको ध्यान रखने। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है बेटा कि अगर हमें प्रोटीन बनानी है ना, तो उसके लिए साइटोप्लाज्म होना चाहिए, उसमें राइबोसोम होना चाहिए। वायरस में कोई साइटोप्लाज्म नहीं होता, किसी तरह का कोई मैकेनिज्म नहीं होता। हम लिख सकते हैं इसको कि वायरस में नो साइटोप्लाज्म और किसी तरह का कोई मैकेनिज्म नहीं होता, सिर्फ जेनेटिक मटेरियल होता है ऐसे, जो किसी होस्ट सेल में, अगर कोई सेल जिसमें जाएगा, होस्ट सेल में जाएगा और अपना नंबर मल्टीप्लाई करता है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो वायरस से डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं। ऑब्लिगेट पैरासाइट, इंट्रासेलुलर पैरासाइट, नॉन सेलुलर मतलब सेल नहीं है, ए सेलुलर मतलब कोई ऐसी चीज जो सेल से छोटी है, ठीक है। उसके अलावा वायरस में डीएनए और आरएनए में से कोई एक होगा, और वो भी एज अ जेनेटिक मटेरियल होगा। और इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि वायरस में किसी तरह का कोई साइटोप्लाज्म नहीं होता, ऑर्गेनल्स नहीं होती, वो किसी तरह का कोई प्रोसेस खुद नहीं कर सकते। उनको प्रोसेस करने के लिए किसकी जरूरत होती है? किसी और की। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। जैसे मान लो आपके घर में किचन है, तो किचन में गैस है, कुकर है, ये सारी चीजें आप खाना पका सकते हो। लेकिन मान लो एक पर्सन है जो बाहर से क्या लेकर आए, बाहर से सिर्फ एक किताब लेकर आए जिसमें लिखा हो कि कैसे खाना पकाना है, वो वायरस है। और वो आपका किचन यूज करके खाना पका रहा है और अपने लिए पका रहा है। मेरी बात समझ में आ रही है? ये है वायरस। तो वायरस के पास खुद का कोई किचन नहीं है, खुद के बर्तन नहीं है, तो खुद का कुछ है ही नहीं। सिर्फ उसके पास एक इंफॉर्मेशन लिखी हुई है कि कैसे चीजें करनी है। इसीलिए उसे किसी दूसरे के पूरे सिस्टम की जरूरत पड़ती है। पूरा सिस्टम को हम कहते हैं मशीनरी। मशीनरी का मतलब होता है कि कोई ऐसी चीज, देखो ये जो सेल है ना, वायरस क्या करता है, जब इस सेल में अपना जेनेटिक मटेरियल डालता है, तो वो जेनेटिक मटेरियल इस सेल को पूरा अपने कब्जे में ले लेता है, काबू में ले लेता है। तो एक तरीके से उस पूरे सिस्टम को अपने कंट्रोल में ले लेता है। ये चीज समझ में आ रही है? तो ये काम कौन करता है? वायरस करता है। तो अपने दिमाग में ऐसा रखो कि वायरस जो है कोई ऐसा पर्सन है जो आपके घर आया है एक खाली मेन्यू लेके, या एक तरीके से खाना कैसे बनाना है उसका प्रोसेस लेके, बाकी उसके पास कुछ नहीं है। वो सारा सामान, इवन खाने की चीजें भी, सब्जी भी आपकी यूज करेगा और बनाएगा अपने लिए। ऐसा होता है वायरस। और फाइनली फिर आपके किचन को तोड़ के निकल जाएगा, मतलब जैसे सेल को तोड़ के निकल जाएगा अपने नंबर बढ़ाकर। कौन? वायरस। ऐसे काम करता है। तो वायरस की डिस्कवरी से रिलेटेड बात कर लेते हैं, ठीक है। तो हम इस लाइन को पढ़ सकते हैं कि इन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन देयर इज नो मेंशन ऑफ लाइकन। लाइकन की बात नहीं कही गई है। ए सेलुलर, वायरस, वायरॉइड, प्रायोन्स की देखो यहाँ ए सेलुलर लिखा है, मतलब समथिंग विच इज स्मॉलर देन सेल। ये कह रहा है कि हम सब कभी कोल्ड और फ्लू हुआ होगा, ये सब वायरस की वजह से होता है। वायरस को जगह नहीं मिली क्लासिफिकेशन में क्योंकि वो सेल नहीं है, क्योंकि वो सच में लिविंग नहीं है। और सभी लिविंग सेल जो होते हैं वो क्या होते हैं? सभी लिविंग सेल किसके बने होते हैं? सेल, उसके लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल के बने होते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं बेटा डिस्कवरी ऑफ वायरस की। यहां पर आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि एनसीईआरटी ने क्या किया है, डिस्कवरी में टर्म वायरस किसने दी है? आपको इवेनवॉस्की लिखा हुआ मिलेगा, पर अभी तक उसमें क्लियरली कहीं पर करेक्शंस आई नहीं है एनसीईआरटी में। पुरानी एनसीईआरटी में पास्चर है तो हम उसे लेके चल रहे हैं। तो पास्चर ने टर्म दी थी, टर्म वायरस इन्होंने दी थी। वायरस का मतलब होता है कोई ऐसा लिक्विड जो पॉइजनस है, पॉइजनस फ्लूइड, एक ऐसा लिक्विड जो पॉइजनस है या डिजीज कॉजिंग है। तो जो टर्म वायरस थी वो पास्चर ने दी थी। हम ओल्ड एनसीईआरटी को फॉलो कर रहे हैं क्योंकि नई वाली में एक जगह बेजर्निक है, एक जगह इवानवस्की है। तो जब तक एनसीईआरटी से कुछ क्लियरिटी नहीं आती तो हम इसी को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हमने लिखा इवानवस्की। इवानवस्की ने क्या किया था, सुनना ध्यान से बेटा। इवानवस्की ने क्या किया था, एक इन्फेक्टेड टोबैको लीफ ली थी, इन्फेक्टेड टोबैको लीफ ली थी। जैसे मान लो ये एक टोबैको की लीफ है, इसमें इन्फेक्शन हो रखा है,
ठीक है, इसमें डिजीज हो रखी है ऐसे, इस डिजीज का नाम है मोजाइक। मोजाइक मतलब पैच बन जाते हैं। इस डिजीज का नाम क्या है? मोजाइक डिजीज। तो इस लीफ में कौन सी डिजीज हो रखी है? मोजाइक डिजीज हो रखी है। ये जो मोजाइक डिजीज है, इसमें से उन्होंने कुछ आइसोलेट किया, मतलब कुछ केमिकल आइसोलेट किया, और उन्होंने देखा कि ये जो मोजाइक डिजीज है ये कॉज बाय माइक्रोब, कोई माइक्रोब कर रहा है, उन्हें नहीं पता वो क्या था। और ये जो माइक्रोब है ना, वो पास कर सकता है बैक्टीरियल फिल्टर से, पास थ्रू बैक्टीरियल फिल्टर। अब ये बैक्टीरियल फिल्टर क्या होता है, मेरी बात समझना ध्यान से। मान लो आपको फिल्टर वर्ड समझ में आ रहा है? हाँ सर, फिल्टर समझ में आ रहा है। मान लो मेरे पास ये एक फिल्टर है, ये फिल्टर क्या करेगा, इस फिल्टर में से बैक्टीरिया रुक जाएगा, मतलब बैक्टीरिया फिल्टर नहीं होगा। बैक्टीरिया नॉट गेट फिल्टर, नॉट गेट फिल्टर, वो फिल्टर नहीं होगा यहां पर। तो यहां पर जो चीज आएगी वो स्मॉलर देन बैक्टीरिया आएगी। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? एक साइंटिस्ट थे इवान वॉस्की, उन्होंने क्या किया, एक प्लांट था टोबैको का, उसमें डिजीज हो रखी थी, मोजाइक डिजीज, मतलब धब्बे बने हुए थे, मोजाइक कहते हैं उसे, पैच। वहां पर उन्होंने देखा, वहां से कुछ केमिकल निकाला जिसके अंदर डिजीज कॉज करने वाले माइक्रोब थे, और उनको पास किया बैक्टीरियल फिल्टर से। अगर मेरे पास यहां जो लिक्विड है ये इन्फेक्शन कर सकता है, इसका मतलब वो माइक्रोब इसमें आ गया। तो इसका मतलब जो भी माइक्रोब डिजीज कर रहा है वो बैक्टीरिया से भी छोटा है। तो ये बात काफी स्ट्रेंज थी इनके लिए कि यार कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो इन्फेक्शन कर रहा है और वो बैक्टीरिया नहीं है, क्योंकि बैक्टीरियल फिल्टर से पास हो रहा है। ये उन्होंने किया 1892 में। फिर 1898 में बेजरनिक ने क्या किया, फ्रॉम इन्फेक्टेड टोबैको लीफ, इन्फेक्टेड टोबैको लीफ सम केमिकल आइसोलेट किया, कुछ केमिकल निकाला, और वो फ्रेश इंफेक्शन कर सकता है, कैन कॉज फ्रेश इंफेक्शन। मतलब जो केमिकल उस इन्फेक्टेड लीफ से निकाला ना, मान लो आपके पास एक लीफ थी, इस लीफ में इंफेक्शन था, यहां से जो केमिकल निकाला वो नया इंफेक्शन कर सकता है। तो इसका मतलब वायरस ऐसा नहीं है जो सिर्फ डिजीज कर सकता है, वो फैल भी सकता है। तो उसके लिए एक टर्म यूज की इन्होंने, कॉन्टेजम। कॉन्टेजम मतलब कॉन्टेजियस, इन्फेक्शियस, वाइवम और फ्लूडम। कॉन्टेजम, वाइवम, फ्लूडम नाम से इन्होंने ये क्या करी, ये एक तरीके से इन्होंने क्या करी, ये जो था, ये इस तरीके से इन्होंने एक टर्म यूज करी, इन्फेक्शन कॉजिंग फ्लूड, कॉन्टेजम वाइवम फ्लूडम। इस तरीके से उन्होंने वर्ड यूज किया। किसने यूज किया? बेजरनिक ने। अब हम बात करते हैं स्टेलने की। स्टेलने ने 1935 में देखो, अभी तक हम अगर आपको बताएं, वायरस हमें दिखा नहीं है। इन साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग वायरस क्या है, एक टेस्ट ट्यूब में एक लिक्विड है, ये वायरस है। लेकिन 1935 में पहली बार एक साइंटिस्ट थे स्टेनले, उन्होंने क्या किया, वायरस को क्रिस्टलाइज किया। क्रिस्टलाइज करने के पर्पस को आप ऐसे समझो कि आपने कभी मिश्री बनाई है। मिश्री क्या होती है बेटा? जो चीनी से बनती है ना, चीनी की चाशनी को अगर हम इवेपोरेट करते जाए तो एक मिश्री नाम से चीज बनती है। हाँ सर, बनाई है, ठीक है। तो वो कैसे बनाते हैं बेटा? वो ऐसे ही बनाते हैं कि उसके क्रिस्टल दिखने लगते हैं। या तो आप क्या कर सकते हो, शुगर सोल्यूशन को इवेपोरेट करो, आपको क्रिस्टल दिखेंगे ऐसे। तो फर्स्ट टाइम इन्होंने क्रिस्टल वायरस के आइसोलेट किए। किसने आइसोलेट किए? स्टेनले ने। तो इन्होंने क्या किया, फर्स्ट टाइम वायरस को क्रिस्टलाइज किया। तो फर्स्ट टाइम हमें पता चला वायरस कैसा है, क्रिस्टलाइज किया, और उन्होंने देखा कि इट इज मेनली मेड अप ऑफ प्रोटीन, उसमें प्रोटीन ज्यादा है, मेड अप ऑफ प्रोटीन। इन्होंने देखा कि ज्यादा पार्ट उसमें क्या है, प्रोटीन में। तो पास्चर ने टर्म दी है वायरस, और बैक्टीरियल फिल्टर से पास, बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर कहते हैं, उससे पास किया है अवोनवॉस्की ने। बेजरनिक ने टर्म दी है कॉन्टेजम वाइवम फ्लूडम, मतलब इन्फेक्शन कॉजिंग फ्लूड। और स्टेनले ने पहली बार वायरस को देखा कि यार ये दिखेंगे कैसे, क्योंकि स्टेनले से पहले तो वायरस एक लिक्विड था, लेकिन हम रियल में देख पाए कि ऐसा वायरस होता है, और उसमें मेजर कंपोनेंट, हम ये नहीं कह रहे सिर्फ प्रोटीन है, मेजर कंपोनेंट हमारे पास क्या है, प्रोटीन है। अब हम आगे जाएंगे, और ये चीज एनसीईआरटी से देख भी सकते हैं कि मशीनरी ऑफ होस्ट सेल को अपने कंट्रोल में ले लेता है और फाइनली सेल को मार देता है। वायरस पॉइजनस फ्लूड है, यहां पर होना चाहिए था पास्चर,
उसके बाद इवन वॉस्की ने कुछ माइक्रोब को रिकॉग्नाइज किया जो डिजीज कर रहे थे टोबैको में, कौन सी, मोज़ोइक डिजीज, ठीक है, और वो पास हो सकते थे बैक्टीरियल प्रूफ फिल्टर थे। बैक्टीरियल प्रूफ फिल्टर मतलब उससे बैक्टीरिया पास नहीं होगा। बेजरनिक ने देखा कि इन्फेक्टेड प्लांट की लीफ से फ्रेश इन्फेक्शन कर सकते हैं। उन्होंने वर्ड यूज किया कॉन्टेजम वाइवम फ्लूडम, ठीक है, इन्फेक्शन करने वाला लिविंग फ्लूइड। स्टिलने ने क्रिस्टलाइज किया वायरस को और बोला क्रिस्टल में मेनली क्या है, प्रोटीन है, ठीक है, क्लियर है। अब ये देखो वायरस क्या होते हैं, इनर्ट होते हैं, मतलब सेल के बाहर रहते हैं, उनको फर्क नहीं पड़ा कि जिंदा है मरे हुए, लेकिन वो सेल के अंदर अपना जेनेटिक मटेरियल भेजते हैं। ऑब्लिगेट पैरासाइट का मतलब पूरी तरीके से होस्ट पे डिपेंड है। अब हम क्या करेंगे बेटा, वायरस के स्ट्रक्चर को देखेंगे। क्या देखेंगे, वायरस के स्ट्रक्चर को। तो जब आप वायरस के स्ट्रक्चर को देखते हैं तो वायरस जो है, वायरस के स्ट्रक्चर में दो पार्ट है, दो पार्ट है। फर्स्ट है प्रोटीन का कवर, उसको हम क्या बोलते हैं, कैप्सिड या प्रोटीन कोट बोलते हैं। तो ये मेरे पास एक प्रोटीन का कवर है, ये पहला पार्ट है, और इसके अंदर हमारे पास ये जेनेटिक मटेरियल होता है। ये प्रोटीन का कवर छोटी छोटी यूनिट्स का बना होता है, ऐसे छोटी छोटी ये यूनिट्स होती हैं। तो इनको हम नाम देते हैं कैप्सोमियर। इनको क्या नाम देते हैं, कैप्सोमियर। तो आपको ये समझना है कि वायरस में सबसे पहले तो एक प्रोटीन का कवर होता है, इसका रोल होता है प्रोटेक्शन। किसकी प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। किसकी प्रोटेक्शन करना, जेनेटिक मटेरियल की प्रोटेक्शन करना, क्लियर है। अब ये मेरे पास क्या है बेटा, ये क्या है, ये मेरे पास है बेटा, ये चीज जो है ये हमारे पास जेनेटिक मटेरियल है। ये हमारे पास क्या है, जेनेटिक मटेरियल, ठीक है, जेनेटिक मटेरियल है। ध्यान से सुनेंगे, जेनेटिक मटेरियल जो ये है हमारे पास, ये जेनेटिक मटेरियल, ये जेनेटिक मटेरियल जो है, ये वाला, ये जेनेटिक मटेरियल जो है, ये क्या है बेटा, ये डीएनए और आरएनए होता है। आपको ये चीज याद रखनी है कि प्रोटीन कोट जो कैप्सिड है, कैप्सिड जिसे कह रहे हैं, वो किसका बना हुआ है, एन इंटू कैप्सोमियर। बहुत सारी कैप्सोमियर से कैप्सिड बनता है। इधर देखो बेटा, इसे एक को कैप्सोमियर कह रहे हैं, ऐसे बहुत सारे कैप्सोमियर मिलके पूरा कैप्सिड बना रहे हैं। और ये मेरे पास जेनेटिक मटेरियल है जो डीएनए और आरएनए दोनों हो सकता है, क्लियर है। तो नॉर्मली वायरस में क्या होता है, एक कवर होता है। अच्छा, कुछ वायरस में इस कवर के बाहर भी एक एनवलप होता है, एचआईवी वायरस में होता है, उसे हम कहते हैं एनवलप वायरस। तो वायरस दो तरह के हो सकते हैं, एक विदाउट एनवलप, मतलब इस कवर के बाहर भी एक कवर होता है, उसे एनवलप कहते हैं। एचआईवी में होता है, जो वायरस एड्स करता है उसमें होता है, क्लियर है। तो वायरस में दो चीजें हैं, एक कवर है और एक जेनेटिक मटेरियल है। अब हम क्या करेंगे, हम वायरस की टाइप की बात करेंगे। हम किसकी बात करेंगे, वायरस के टाइप की बात करेंगे। और हम किस आधार पे बात कर रहे हैं कि उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल कौन सा है। मेरी बात समझ में आ रही है, जेनेटिक मटेरियल कौन सा है। पर उससे पहले हमें यह देखना है कि जो कैप्सिड होता है ना, कैप्सिड जो हमारे पास क्या है, कैप्सिड जिसको हम क्या बोल रहे हैं, प्रोटीन कोट बोल रहे हैं, उसमें अलग अलग शेप होती है। उसमें हमारे पास क्या होती है, डिफरेंट शेप या सिमेट्री होती है। डिफरेंट क्या होती है, सिमेट्री या शेप। जैसे एक कवर जो होता है ऐसा सिलेंड्रिकल बनता है, ऐसा, इसको बोलते हैं सिलेंड्रिकल। या तो ये सिलेंडर जैसा होता है या इलोंगेटेड कहते हैं। दूसरा हमारे पास ऐसा कवर बनता है, ऐसा, इसको हम कहते हैं पॉलीहेड्रल। मतलब मैं आपको यह समझा रहा हूं कि हमारे पास अलग अलग शेप के कवर होते हैं। वायरस के अंदर क्या होता है, कुछ वायरस में ऐसी शेप का प्रोटीन कवर होता है, कुछ में ऐसा होता है, और कुछ में दोनों को मिला के होता है। मैं आपको एग्जांपल से दिखाता हूं। जैसे हमारे पास ये है, ये जो डायग्राम है ये टोबैको मोज़ोइक वायरस का है। ये जो डायग्राम है टीएमवी का है। टीएमवी क्या है, मोज़ोइक डिजीज करने वाला एक वायरस है, ठीक है, उसका नाम है टोबैको मोज़ोइक वायरस। टोबैको मोज़ोइक वायरस नाम है, क्लियर है, टीएमवी। अब इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है।
ये प्लांट को अटैक करता है, टोबैको प्लांट को, तो इसका जेनेटिक मटेरियल क्या है, सिंगल स्ट्रैंड आरएनए है। आप देख सकते हो ये एक कैप्सोमियर है, ये जो बने हुए हैं ना, ये क्या है, ये कैप्सोमियर है। हमने बताया था ना आपको कैप्सोमियर, ये कैप्सोमियर है। ऐसे बहुत सारे कैप्सोमियर मिलके ये पूरा कवर बनाया है, ये इसका जेनेटिक मटेरियल है। समझ में आ रहा है? और अगर आप इसकी शेप देखो, क्या सिलेंडर जैसी शेप नहीं है? तो हमने यही चीज आपको बताई है कि जो शेप होती है ना हमारे पास, या तो सिलेंड्रिकल होती है, देखो ये रही कवर की, या ऐसी होगी, या दोनों को मिलाकर। आपको समझ में आ रही है? दोनों को मिलाकर। तो ये जो टीएमवी है, टोबैको मोज़ेक वायरस, इसका जेनेटिक मटेरियल सिंगल स्ट्रैंड आरएनए होता है, और इसके कैप्सोमियर का पहले नंबर भी याद कराते थे, अब जरूरत नहीं है, ठीक है। ये कैप्सोमियर मिलके क्या बनाते हैं, कैप्सिड बनाते हैं। अब देखो, एक वायरस ये है, ये बैक्टीरिया को अटैक करने वाला वायरस है। तो जो वायरस बैक्टीरिया को अटैक करता है उसे बैक्टीरियोफाज कहते हैं। क्या बोलते हैं, बैक्टीरियोफाज। ये किसको अटैक करता है, अटैक करता है किसको, बैक्टीरिया को। अब इसमें अगर आप ध्यान से देखो, ये वाला हिस्सा पॉलीहेड्रल है और ये सिलेंड्रिकल है, इसमें दोनों तरह के कवर हैं, प्रोटीन के कवर हैं। जेनेटिक मटेरियल इसमें होता है। तो इस वाले हिस्से को कहते हैं हेड, इसको कहते हैं शीथ, और यहां पर हमारे पास कॉलर होता है, यहां पर हमारे पास ये टेल फाइबर होते हैं। तो जैसे ये वायरस कैसे अटैक करता है, मान लो ये बैक्टीरिया है, तो ये इसका क्या हो गया, हेड हो गया, यहां पर क्या हो गया, कॉलर हो गया, ये हो गई शीथ, यहां पर इसके ये टेल होती हैं, इसकी मदद से ये बैक्टीरिया पे अटैच होता है। इसके अंदर यहां पर जेनेटिक मटेरियल होता है, और वो होता है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। तो हमने आपको दो अलग अलग बैक्टीरिया का डायग्राम दिखाया है। एक जो किसको अटैक करता है, बैक्टीरिया को, उसे बैक्टीरियोफाज कहते हैं। समझ में आ रहा है? क्या बोलते हैं, बैक्टीरियोफाज। ये जो वायरस है ये बैक्टीरिया को अटैक करता है, इसमें ये टेल है, ये शीथ है, ये हेड है। डन है, क्लियर है? अब देख लो यहां पे, तो इसमें शेप बताइए, इलोंगेटेड, पॉलीहेड्रल, और कुछ में इन दोनों को मिक्स करके, जैसे कि हमने बात करी थी अभी। क्लियर है, बैक्टीरियोफाज की। तो हमने देखा है एक वायरस जो प्लांट को अटैक करता है उसका नाम टीएमवी है, टोबैको मोज़ेक वायरस। उसमें सिंगल स्ट्रैंड आरएनए होता है। एक वायरस हमने देखा जिसमें क्या है प्रेजेंट है, जिसमें डीएनए प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, डीएनए, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए प्रेजेंट है। तो हमने क्या किया, टाइप ऑफ वायरस की बात कर रहे हैं, एक ऐसा वायरस जिसमें आरएनए जेनेटिक मटेरियल हो, उसे आरएनए वायरस कहते हैं। ये दो टाइप के होते हैं। हो सकता है कि आरएनए डबल स्ट्रैंड हो, डबल स्ट्रैंड समझ में आ रहा है, दो धागे, डबल स्ट्रैंड आरएनए हो। ऐसा भी हो सकता है कि आरएनए सिंगल स्ट्रैंड हो। तो जो वायरस आरएनए होगा जिसमें, उसे आरएनए वायरस कहते हैं। क्लियर है? ऐसे ही डीएनए जो है वो दो तरह का हो सकता है, या तो डबल स्ट्रैंड होगा और या हमारे पास सिंगल स्ट्रैंड होगा। इस तरीके से हम वायरस का नाम रख सकते हैं कि भाई जैसे कोविड के लिए आया था, कोविड वॉज सिंगल स्ट्रैंड आरएनए वायरस। ठीक है, तो हमारे पास आरएनए और डीएनए दो तरह के वायरस होते हैं, उसमें भी दो कैटेगरी हैं। अब जैसे अगर हम सिंगल स्ट्रैंड आरएनए की बात करें, तो ये जो वायरस है इनके कुछ नाम ऐसे शॉर्ट में मैंने याद कराने का तरीका निकाला है कि जो एचआईवी, जो एड्स का वायरस, इस एस से ले लेते हैं, एचआईवी, इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा फ्लू होता है, और यहां पर हम लिख सकते हैं टोबैको मोज़ेक वायरस, टीएमवी। तो ये कुछ देखो, इस टीएमवी वी वाला ये रहा वी आई, एचआईवी की फुल फॉर्म अलग होती है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, वो एक अलग चीज है। मैंने शॉर्ट फॉर्म बताई है सिंगल स्ट्रैंड को याद करने की। मीजल्स वाला, मम्स वाला, रेबीज, उसके अलावा एक और वायरस होता है राइनो, ये कॉमन कोल्ड करता है। तो ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं, ये सिंगल स्ट्रैंड आरएनए वायरस के। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस में क्या आ जाता है, एक आ जाता है हर्पिस, है ना, हर्पिस आ जाएगा, हेपेटाइटिस, ठीक है, चिकन पॉक्स। ये वायरस में क्या होता है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। ठीक है, सिंगल स्ट्रैंड डीएनए के लिए आपको क्लास 12th में पढ़ाया जाएगा 5 × 174। ठीक है, 5 × 174 सिंगल स्ट्रैंड आरएनए, सॉरी डीएनए वायरस होता है, ये आपको पढ़ाया जाएगा। तो ये कुछ टाइप है वायरस के,
इनके अकॉर्डिंग हम क्लासिफाई करते हैं। आपको याद रखना है कि जो रिसेंटली वायरस डिस्कवर हुए हैं, जैसे कोविड का था, इबोला का था, मैक्सिमम सिंगल स्ट्रैंड आरएनए वायरस थे, ठीक है। तो हमने टाइप ऑफ वायरस की बात करी है किसके आधार से, किसके बेस पर, जेनेटिक मटेरियल के बेस पर। उसके अलावा वायरस की एक और क्लासिफिकेशन होती है कि भाई वायरस किसको अटैक करते हैं। अगर वायरस प्लांट को अटैक करते हैं तो उसको लिखते हैं फाइटो। फाइटो का मतलब होता है प्लांट, फाज का मतलब होता है वायरस। एनिमल को अटैक करने वाले को लिखते हैं जूफाज, और जो बैक्टीरिया को अटैक करता है उसको लिखते हैं बैक्टीरियोफाज। तो ऐसे भी वायरस होते हैं किसको अटैक करने वाले, ठीक है। ये चीज हमें याद करनी पड़ेगी कि भाई हमारे पास एच का मतलब यहां पर क्या HIV है, यहां हेपेटाइटिस और हर्पिस वाले डबल स्ट्रैंडेड DNA वायरस हैं, ये सिंगल स्ट्रैंडेड RNA वायरस है। क्लियर है। अब जरा देखो हमारे पास क्या है बेटा, हमारे पास क्या है, हमारे पास क्या है, फाइटोफाज। फाइटोफाज में क्या आ जाएगा, सिंगल स्ट्रैंड RNA वायरस। नॉर्मली ये सिंगल स्ट्रैंड RNA वायरस होते हैं, प्लांट वायरस। एनिमल वायरस जो होते हैं वो सिंगल स्ट्रैंड RNA होते हैं, ठीक है, डबल स्ट्रैंडेड DNA होते हैं, और हमारे पास डबल स्ट्रैंडेड RNA होते हैं। और जो बैक्टीरिया को अटैक करते हैं वो डबल स्ट्रैंडेड DNA वायरस होते हैं। जैसे मैंने ये वाला जो वायरस बनाया था, ये वाला वायरस, वो डबल स्ट्रैंडेड DNA वायरस था। हमने TMV की बात करी तो TMV क्या था, ये था। तो एनसीईआरटी लिखती है कि जो प्लांट वायरस होते हैं वो नॉर्मली सिंगल स्ट्रैंड RNA होते हैं। जो एनिमल वायरस होते हैं उनके लिए इन्होंने 3 कैटेगरी लिखी है, ठीक है, डबल स्ट्रैंडेड DNA नहीं लिखा। और जो बैक्टीरिया को अटैक करते हैं वो डबल स्ट्रैंडेड DNA वायरस होते हैं। क्या RNA वायरस नहीं होता, बैक्टीरिया को होता है, पर बहुत कम। मोस्टली बैक्टीरिया को अटैक करने वाले डबल स्ट्रैंडेड DNA वायरस ही होते हैं। क्लियर है। अब आगे की बात करेंगे, वायरस कौन सी डिजीज करते हैं। जैसे एड्स, आपके आसपास आपको ये पता है, आपने बहुत सुना हुआ है, इन्फ्लुएंजा, मीजल्स, रेबिस, कॉमन कोल्ड, ये वो डिजीज हैं जो एनिमल्स में होती है। हेपेटाइटिस, है ना, हेपेटाइटिस, हर्पिस, हर्पिस में ऐसा लगता है जैसे जल गई है स्किन पूरा। प्लांट में कुछ सिम्टम्स देखो, प्लांट में क्या होता है, जैसे ये लीफ है तो लीफ को यहां से फोल्ड कर दिया, कर्लिंग ऑफ लीफ, लीफ की क्या हो गई, कर्लिंग हो गई, येलो हो गई लीफ। इस तरह के मतलब सिम्टम्स आते हैं वायरस जब प्लांट को अटैक करता है। तो हमने क्या किया है, वायरस की लगभग सारी डिटेल पढ़ ली है जो आपको चाहिए। स्टार्ट हमने ऐसे किया है कि वायरस नॉन सेलुलर, ए सेलुलर होते हैं, ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं, पूरी तरीके से होस्ट पर डिपेंड है। वायरस जो होते हैं बेटा वो उनमें 2 पार्ट होता है, एक कवर होता है और एक उसका जेनेटिक मटेरियल होता है। सभी लिविंग सेल में DNA और RNA दोनों होता है। DNA जेनेटिक मटेरियल, RNA उससे बनता है, पर वायरस लिविंग नहीं है, उनमें जेनेटिक मटेरियल RNA हो सकता है, ठीक है, और या DNA हो सकता है, कभी भी दोनों एक साथ नहीं होगा। वायरस पूरी तरीके से होस्ट पर डिपेंड होते हैं, उस सेल को मार देते हैं, क्या कर देते हैं, किल कर देते हैं। फिर हमने 4 साइंटिस्ट के बारे में बात की, उनमें से स्टिल्ने ने क्रिस्टलाइज किया था लास्ट में जाके वायरस को। क्लियर है। कॉन्टेजम वाइवम फ्लूडम किसने दिया था, बेजरनिक ने। डायरेक्ट क्वेश्चन आए हुए हैं। क्लियर है। उसके बाद हमने कहा कि प्लांट को अटैक करने वाले वायरस कौन से होते हैं, सिंगल स्ट्रैंड RNA वायरस। एनिमल को मेरे पास डबल स्ट्रैंडेड DNA छोड़ के बाकी की तीनों कैटेगरी, और बैक्टीरिया को अटैक करने वाले डबल स्ट्रैंडेड DNA वायरस होता है। आपके सिलेबस में सबसे पहले जो वायरस डिस्कवर हुआ उसका नाम है TMV, वो याद रखना है। TMV का स्ट्रक्चर भी आपको दे रखा है। TMV एक सिंगल स्ट्रैंड RNA वायरस है। TMV है टोबैको मोज़ेक डिजीज, जो टोबैको प्लांट की लीफ पर पैच, धब्बे बनाती है। क्लियर है। अब मैं आपको एक चीज और बताता हूं, वायरस क्या होता है बेटा, वायरस की एक लाइफ साइकिल होती है, ध्यान से सुनिए बेटा। वायरस क्या होता है, वायरस की एक लाइफ साइकिल होती है। लाइफ साइकिल का क्या मतलब है, हम क्या करते हैं कि 2 तरह की लाइफ साइकिल लिखते हैं। एक लिखते हैं लाइटिक साइकिल और एक लिखते हैं लाइसोजेनिक। ये वायरस की इन्फेक्शन साइकिल होती है कि वायरस कैसे इन्फेक्शन करता है। आपको बहुत डिटेल नहीं पढ़नी, थोड़ा सा जानना है। जैसे लाइटिक साइकिल में क्या होता है कि ये मान लो बैक्टीरिया है, होस्ट सेल है, ठीक है, और ये होस्ट बैक्टीरिया को अटैक करने वाले वायरस का नाम क्या होगा, बैक्टीरियोफाज होगा। ये बैक्टीरिया का अपना DNA है, ये उसका न्यूक्लियोइड है बैक्टीरिया का, ठीक है, ये बैक्टीरिया है। और ये जो DNA है ये डबल स्ट्रैंडेड DNA होगा वायरस का।
क्योंकि ये बैक्टीरियोफाज है। तो बैक्टीरियोफाज का मतलब है वो वायरस जो बैक्टीरिया को अटैक करता है। अब ये इसका डीएनए बैक्टीरिया के अंदर आ जाता है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद इसकी कॉपी बनती है। किसकी कॉपी बनती है? ये क्या करता है, इसके डीएनए को तोड़ देता है। ये न्यूक्लियोइड किसका डीएनए है? बैक्टीरिया का। इस बैक्टीरिया के डीएनए को ये तोड़ देता है। कौन तोड़ देता है? ये वायरस का डीएनए। तो वायरस का डीएनए इसको तोड़ दिया, इसको। उसके बाद क्या करता है ये अपनी कॉपीज बनाता है। ये क्या करता है? अपनी कॉपीज बनाएगा, ऐसे खुद की कॉपी बनाएगा। तो ये किसकी कॉपी बन रही है? वायरस के डीएनए की कॉपी बन रही है। और क्या करेगा ये अगले स्टेप में? ये उसके अपने आप को पैक कर लेगा कवर के अंदर। मतलब ऐसे बहुत सारे कवर बन जाएंगे, बहुत सारे अंदर कवर बन जाएंगे। और इस कवर के अंदर कौन पैक हो जाएगा? ये जेनेटिक मटेरियल वायरस का। ऐसे तो अगर आप ध्यान से देखो क्या हुआ है, वायरस का जेनेटिक मटेरियल अंदर आया है ऐसे। उसने क्या किया है? बैक्टीरिया के डीएनए को तोड़ा है। उसके बाद उसने ये पूरा सेल अपने कंट्रोल में ले लिया है। उसके बाद उसने अपनी कॉपी बनाई है और वो सेल को तोड़ के वायरस बाहर निकल गए। सेल को ब्रेक करके ये बहुत सारे वायरस जो थे ये हमारे पास ऐसे बाहर निकल गए। तो सेल को तोड़ने को कहते हैं लाइटिक साइकिल। आपको समझ में आ रहा है? लाइटिक का मतलब होता है लाइसिस ऑफ होस्ट। लाइसिस का मतलब टूटना, होस्ट सेल अकर। तो आपको यह समझना पड़ेगा कि सबसे पहले वायरस इंफेक्शन करेगा, उसका जेनेटिक मटेरियल एंटर करेगा, फिर वो जेनेटिक मटेरियल होस्ट के डीएनए को तोड़वा देगा। उसके बाद अपनी कॉपी बनाएगा। कौन? वायरस का डीएनए। फिर प्रोटीन का कवर बनाकर उस कॉपी को पैक करेगा और फाइनली हमारे पास वायरस छोड़ के निकल जाता है सेल को तोड़ के। इसको कहते हैं लाइसिस हो गई है। लाइसिस ऑफ सेल का मतलब सेल टूट गया है। लाइसोजेनिक साइकिल में सिर्फ इतना याद रखना है कि अगर किसी बैक्टीरिया में हमारे पास वायरस का डीएनए एंटर करता है, मान लो ये डीएनए एंटर कर गया, तो ये इसका बैक्टीरिया का डीएनए है। तो वो डीएनए जो आया है ये वाला डीएनए, ये डीएनए जो आया है किसका? वायरस का। ये रहा, ये वायरस का डीएनए जो आ गया है ये इसके साथ लग जाता है। मतलब ये सेल को नहीं तोड़ता, ये इसके साथ लगकर जैसे जैसे सेल मल्टीप्लाई करेगा ये भी मल्टीप्लाई करेगा। मतलब क्या हुआ? वायरस का डीएनए अभी होस्ट के सेल को नहीं तोड़ रहा, वो उसके साथ मल्टीप्लाई करेगा, उसके डीएनए के साथ लग जाएगा। जब उसका डीएनए डबल होगा तो ये भी डबल होगा। इस साइकिल को कहते हैं लाइसोजेनिक। तुम्हारे सिलेबस में क्लास 12th में मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस एक चैप्टर है, वहां लाइटिक साइकिल दे रखी है। क्लियर है? वहां क्या दे रखी है? लाइटिक साइकिल दे रखी है। हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब आओ वायरॉइड के बारे में बात करते हैं। देखो ये चीज है एनसीईआरटी में। वायरस ऑल्सो कंटेन जेनेटिक मटेरियल। वो आरएनए डीएनए हो सकता है, दोनों नहीं होंगे। आरएनए और डीएनए दोनों नहीं हो सकते। न्यूक्लियोप्रोटीन का मतलब क्या है? न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन, जेनेटिक मटेरियल प्लस प्रोटीन। इन जनरल वायरस में क्या होगा? सिंगल स्ट्रैंड आरएनए वायरस। और ये सब किसको अटैक करता है? एनिमल्स को। और प्लांट वाला बैक्टीरिया को कौन सा है? बैक्टीरियोफाज है, ठीक है। क्लियर है? प्लांट वाला कौन सा है? देखो सिंगल स्ट्रैंड आरएनए। एनिमल वाला कौन सा है? डबल स्ट्रैंडेड आरएनए है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, सिंगल स्ट्रैंड आरएनए है, ठीक है। वायरस बैक्टीरिया को अटैक करने वाला ये है। और कैप्सिड किसका बना हुआ है? छोटी छोटी यूनिट्स है, उन्हें कैप्सोमियर कहते हैं। प्रोटेक्ट द न्यूक्लिक एसिड, है ना। द कैप्सोमियर अरेंज इन हेलिकल। मैंने कहा था ना, हेलिकल या उसको सिलेंड्रिकल बोलते हैं या पॉलीहेड्रल सिमेट्री होती है। वायरस मम्स कर सकता है, स्मॉल पॉक्स कर सकता है, हर्पीस, इन्फ्लुएंजा, एड्स, ये सारा। उसके अलावा मोज़ेक डिजीज कर सकता है प्लांट में, लीफ रोलिंग, कर्लिंग, ये बताया था आपको, ठीक है। आ जाते हैं हम लोग वायरॉइड्स के ऊपर। कहानी ये है बेटा कि वायरस हमने डिस्कवर कर लिए थे काफी पहले, लेकिन क्या हुआ 1971 में एक साइंटिस्ट थे टीओ डाइनर। उन्हें पता चला कि यार एक डिजीज हो रखी है, किसमें? पोटैटो में। पोटैटो प्लांट में एक डिजीज थी। उन्होंने देखा यार इस डिजीज में वायरस इन्वॉल्व नहीं है, वायरस से भी कोई छोटी चीज है जिसे हम वायरॉइड कहते हैं। तो टीओ डाइनर ने 1971 में, ध्यान देना बेटा, 1971 में ऑब्जर्व किया एक और इन्फेक्शियस एजेंट, अनदर इन्फेक्शियस एजेंट, एक और इन्फेक्शियस एजेंट था जो इन्फेक्शन कॉज कर रहा था। किसमें?
कॉज इन पोटैटो, किस प्लांट में? पोटैटो प्लांट में। और उस डिजीज का नाम था PSTD, मतलब पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। मेरी बात समझ में आ रही है? ये एक डिजीज हो रही थी किसके अंदर? पोटैटो प्लांट के अंदर। तो 1971 में एक साइंटिस्ट थे टीओ डाइनर, उन्होंने देखा यार पोटैटो प्लांट में एक डिजीज हो रही है, और वो डिजीज जो है उसका नाम PSTD है, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। ये जो डिजीज है ना PSTD, ये जो डिजीज है हमारे पास, ये PSTD जो डिजीज है ये पोटैटो प्लांट में हो रही है, और ये ड्यू टू किसके हो रही है? वायरॉइड के। अब वायरॉइड क्या होते हैं जरा समझो। वायरॉइड वायरस नहीं है, सबसे पहला पॉइंट, ये वायरस नहीं है, नॉट वायरस। दूसरी चीज, ये क्या है? ओनली इनमें जेनेटिक मटेरियल होता है, कवर भी नहीं होता, ओनली जेनेटिक मटेरियल। और वो जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? सिंगल स्ट्रैंड RNA होता है। वो जेनेटिक मटेरियल क्या होता है बेटा? वो जेनेटिक मटेरियल सिंगल स्ट्रैंड RNA होता है। ठीक है, क्लियर है? तो इसका मतलब वायरॉइड में हमारे पास एक सिंगल स्ट्रैंड RNA होता है। अच्छा, अगर इसका कवर देखो, कवर होता तो वायरस होता, ये कवर नहीं है, तो इसका साइज क्या होगा? साइज स्मॉलर देन वायरस होगा, स्मॉलर देन वायरस होगा। और इनका लो मॉलिक्यूलर क्या होगा? वेट होगा, लो मॉलिक्यूलर वेट होगा। भाई देखो, अगर कवर होता तो वायरस होता, कवर नहीं है, सिर्फ जेनेटिक मटेरियल है, और वो भी सिंगल स्ट्रैंड RNA है, इसलिए इनका साइज छोटा होगा और इनका मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा? लो। और ये डिजीज कौन सी करेंगे? PSTD। किसने डिस्कवर किया? टीओ डाइनर ने। तो वायरॉइड्स एक अलग इंफेक्शन कॉज करने वाले एजेंट है। ऐसे ही क्या हुआ? ऐसे ही देखो, ये चीज है, टीओ डाइनर ने देखा है, टीओ डाइनर ने क्या देखा? देखो, अ न्यू इन्फेक्शियस एजेंट पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज, इट वाज फ्री RNA, मतलब इसमें सिर्फ RNA, प्रोटीन कोट नहीं है। ठीक है, क्लियर? द RNA ऑफ वायरॉइड क्या है? लो मॉलिक्यूलर वेट। अब क्या है बेटा, हमारे पास क्या होता है, ध्यान से सुनना, एक और इन्फेक्शियस एजेंट, यहां पर साइंटिस्ट का नाम नहीं है, हमें करना भी नहीं है, एनसीईआरटी ने दिया नहीं है। एक और इन्फेक्शियस एजेंट सिमिलर टू वायरस मिला, पर वो इन्फेक्शियस एजेंट में क्या नहीं है? जेनेटिक मटेरियल नहीं है। मतलब क्या होता है, कुछ ऐसी प्रोटीन होती हैं जिनकी रॉन्ग फोल्डिंग हो गई है, मतलब गलत फोल्डिंग हो गई है, और वो इन्फेक्शन करके न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर कर रही है। मतलब देयर आर सम प्रोटीन जो रॉन्ग फोल्डिंग की वजह से बनी है, और वो न्यूरोलॉजिकल ब्रेन रिलेटेड डिसऑर्डर कर रही है। तो प्रायोन्स में क्या है? ओनली प्रोटीन है, सिर्फ क्या है? प्रोटीन है ऐसे। और ये क्या है? एक तरीके से रॉन्गली फोल्डेड प्रोटीन है, और वो क्या कर रही है? इन्फेक्शियस है। कैसी है? इन्फेक्शियस है, ये इन्फेक्शन कर रही है, ये प्रोटीन इन्फेक्शन कर रही है। अगर इसका साइज देखोगे ना, सिमिलर टू वायरस होगा, क्योंकि कवर है ना, सिमिलर टू वायरस होगा। इनमें कोई जेनेटिक मटेरियल नहीं होता, नो जेनेटिक मटेरियल, कोई जेनेटिक मटेरियल इनमें नहीं होता प्रायोन्स में। तो अगर आप देखो, वायरस में क्या है? कवर और जेनेटिक मटेरियल। वायरॉइड में क्या है? सिर्फ जेनेटिक मटेरियल। और प्रायोन्स में क्या है? सिर्फ कवर है। मेरी बात समझ में आ रही है? और ये डिजीज कौन सी करते हैं बेटा? न्यूरोलॉजिकल डिसीज। न्यूरोलॉजिकल का मतलब होता है ऐसी डिजीज जो ब्रेन से रिलेटेड है। इसका एग्जाम्पल है, बोवाइन का मतलब होता है जुगाली करने वाले, बोवाइन स्पॉन्जी फॉर्म एनसेफेलोपैथी। ये एनिमल्स में, कैटल में ब्रेन से रिलेटेड डिजीज कर रहा है, कैटल में हो रही है डिजीज, BSC कह रहे हैं शॉर्ट। बोवाइन मतलब वो जो जुगाली करते हैं। उसके अलावा इन ह्यूमन हमारे पास होती है, उसे कहते हैं कुरू ट्राइब में मिली थी, कुरू डिजीज, या एक और नाम है CJD, है ना। CJD का मतलब है क्रूट्स फेल्ट जैकब डिजीज। तो ये एक डिजीज के नाम है, और याद ये रखना, ये न्यूरोलॉजिकल डिजीज है, मतलब न्यूरॉन्स की प्रॉब्लम है। और ये हो किस वजह से रही है कि कुछ ऐसी प्रोटीन होती हैं जो रॉन्ग फोल्डिंग से बनती हैं, और वो जाकर ब्रेन में इंफेक्शन करती हैं। इन्हें प्रायोन्स कहते हैं। इन्हें हम क्या बोलते हैं? प्रायोन्स कहते हैं। याद है? ठीक है। तो अगर आपको मैं कहूं कि वायरस क्या है, देखो वायरस क्या है, तो वायरस क्या है? न्यूक्लियो प्रोटीन है। क्या है? न्यूक्लियो प्रोटीन। मतलब क्या है? उसमें जेनेटिक मटेरियल है प्लस प्रोटीन है, प्लस प्रोटीन है।
अगर मैं कहूं आपसे कि वायरॉइड क्या है, तो वायरॉइड न्यूक्लिक एसिड है। अगर मैं आपसे कहूं प्रायोन्स क्या है, तो प्रायोन्स सिर्फ प्रोटीन है। आपको समझ में आ रहा है? अब देखो, न्यूक्लिक एसिड ये प्रोटीन हो गई, ये न्यूक्लिक एसिड हो गया, ये सिर्फ आरएनए हो गया और ये कवर हो गया। इसका साइज सेम है। तो अगर हम साइज की बात करें ना, तो साइज में वायरस का साइज प्रायोन्स के बराबर है और दोनों का साइज वायरॉइड से बड़ा है। ये याद रहेगा आपको, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्लियर है? तो बीएससी बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म एनसेफेलोपैथी या सीजेडी डिजीज कौन करता है? प्रायोन्स करता है। क्लियर है? इसके बाद हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लाइकन। तो देखो क्या क्या बोल रहा है प्रायोन्स के बारे में। इन मॉडर्न मेडिसिन एक और इंफेक्शियस एजेंट मिला है जो न्यूरोलॉजिकल मतलब ब्रेन से रिलेटेड डिजीज कर रहा है, ट्रांसमिटेड बाय एबनॉर्मली गलत फोल्डिंग प्रोटीन से बना, साइज सिमिलर है वायरस से। ये डिजीज क्या करते हैं? इनका नाम है प्रायोन्स और ये क्या कर रहा है? बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म एनसेफेलोपैथी, कॉमनली कॉल्ड मैड काउ डिजीज। इसी का नाम मैड काउ डिजीज है, ब्रेन से रिलेटेड है ये। और ये सीजेडी डिजीज करता है, ह्यूमन में कुरू डिजीज भी कहते हैं, ह्यूमन में कुरू डिजीज भी कहते हैं इसे। ठीक है, अब आते हैं लाइकन्स पे। ठीक है, लाइकन्स मिलते कहां हैं? आपसे पूछा जाए, सर लाइकन्स मिलते हैं पहाड़ों पे। एक्चुअल में क्या होता है? लाइकन्स उस जगह मिलते हैं जहां पॉल्यूटेड एरिया नहीं है। लाइकन्स ऐसे ऑर्गेनिज्म है जहां पर दो ऑर्गेनिज्म मिलकर एक एसोसिएशन बनाते हैं। लाइकन्स को जगह क्यों नहीं मिली किसी किंगडम में? क्योंकि लाइकन कोई एक ऑर्गेनिज्म नहीं है, दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म साथ मिलके रह रहे हैं और एक एसोसिएशन बना रहे हैं। तो लाइकन क्या है बेटा? एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन है। क्या है? सिम्बायोटिक एसोसिएशन है। किसकी? ऑफ एल्गी एंड फंजाई। एल्गी के लिए वर्ड यूज करेंगे फाइको। याद रखना, फाइको वर्ड एल्गी के लिए होता है, फाइटो प्लांट के लिए, टीओ फाइटो प्लांट, फाइको एल्गी। फाइको बायोन्ट फंजाई के लिए माइको बायोन्ट, माइको वर्ड फंजाई के लिए होता है। एल्गी का रोल होता है फोटोसिंथेसिस। क्या करती है एल्गी? फोटोसिंथेसिस का काम करती है, ये रोल है इसका। इसका रोल होता है, एक तो शेल्टर देती है, शेल्टर मतलब रहने की जगह, प्लस फूड और मिनरल एब्जॉर्ब करती है। क्लियर है? सही है? यहां तक समझ में आ रही है? अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो आप देखोगे कि लाइकन्स में क्या होता है, इस तरीके से फंजाई के धागे होते हैं, ऐसे फंजाई के हाइफे होते हैं। उनके बीच में हमारे पास ये एल्गी के सेल्स रहते हैं। ये किसके सेल्स हैं? एल्गी के। ये एल्गी के सेल्स हैं। तो हमारे पास क्या है? ये फंजाई के हाइफे हैं, ये फंजाई के क्या है? हाइफे। और ये हमारे पास क्या है? एल्गी के सेल्स हैं। क्लियर है? ये एल्गी के सेल्स हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम क्या बोलते हैं? ये चीज हमारे पास क्या है? लाइकन है। मेरी बात समझ में आ रही है? ये चीज क्या है? हमारे पास लाइकन है। क्लियर है कि नहीं? तो लाइकन में क्या होता है, ध्यान सुनेंगे। लाइकन में क्या होता है? फंजाई होती है, और मैं यहां पर लिख देता हूं, फंजाई में कौन से ग्रुप होते हैं? एस्कोमाइस्टीज और बेसिडियोमाइस्टीज। कौन से होते हैं? एस्कोमाइस्टीज और बेसिडियोमाइस्टीज। और जो एल्गी होती है वो सिंगल सेल की होती है, सिंगल सेल की एल्गी होगी। इसमें कई बार साइनोबैक्टीरिया भी होते हैं। साइनोबैक्टीरिया कौन से हैं? फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, वो भी यहां हो सकते हैं। ये लाइकन होता है। लाइकन के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है? पहला, ये स्लो ग्रो करते हैं, इनकी ग्रोथ कैसी होती है? स्लो होती है। दूसरा, ये क्या है? एसोसिएशन है, एसोसिएशन, नॉट अ सिंगल ऑर्गेनिज्म। आपको याद है, आपने क्लास 10th में पढ़ा था लिटमस। लिटमस जो है वो ऑब्टेन होता है किससे? ऑब्टेन फ्रॉम लाइकन। लाइकन से हमारे पास क्या मिलता है? लिटमस मिलता है। लाइकन क्या है बेटा? स्लो ग्रो करते हैं, और वो ग्रो होते हैं किसमें? नॉन पॉल्यूटेड एरिया में। अब ये नॉन पॉल्यूटेड एरिया क्या होता है? जैसे कि हिली एरिया में। और कौन सा उनको पॉल्यूशन?
सल्फर डाइऑक्साइड का पोल्यूशन, SO2 पोल्यूशन क्या है, इनको कैन हार्म। इसका मतलब यह है कि जब पोल्यूशन आएगा, व्हेन पोल्यूशन कम, जब पोल्यूशन आएगा ये क्या होगा, ये क्या होगा, लाइकन, लाइकन क्या होंगे, लाइकन वहां से हट जाएंगे, लाइकन क्या हो जाएंगे, स्टॉप ग्रोइंग, वहां पर ग्रो नहीं करेंगे। तो इसके लिए इसको हम नाम दे सकते हैं पॉल्यूशन इंडिकेटर। क्या नाम दे सकते हैं, पॉल्यूशन इंडिकेटर। इसके अलावा आपकी एनसीईआरटी ने दूसरे चैप्टर्स में लाइकन के बारे में बताया है कि किसी माउंटेन पर जब फर्स्ट टाइम लाइफ आती है ना, लाइकन्स आते हैं, तो लाइकन्स फर्स्ट टाइम जब भी आएंगे, याद रखना, लाइकन्स फर्स्ट टाइम आते हैं उसे कहते हैं प्लांट सक्सेशन। प्लांट सक्सेशन का मतलब होता है कि हमारे पास प्लांट सक्सेशन, इसका मतलब है कि लाइकन फर्स्ट टाइम कम, है ना, कम ऑन लैंड जो बेयर है। मतलब अगर मैं आपसे कहूं कि किसी खाली लैंड पर आपको फॉरेस्ट बनाना है, तो उसके लिए सबसे पहले लाइकन्स वहां आते हैं, इसे हम कहते हैं प्लांट सक्सेशन। क्लियर है। तो ये हमने लगभग सारे टॉपिक्स इस चैप्टर के कंप्लीट किए हैं। मैंने कुछ क्वेश्चंस आपके लिए रखे हैं कि जिसको आप कर पाओ। वो क्वेश्चंस हैं ये, आप करके मुझे इसके आंसर भेजें, आप देख सकते हैं आराम से, ठीक है। इसके आंसर भेजें चैट में, है ना, ये वाला भी आप देखें अच्छे से, पॉज करके देखें और इसके आंसर हमें भेजें चैट में। ये देखें वायरॉइड्स के लिए क्या अलग है, क्या रॉन्ग है, ये भेजें हमें आप चैट में, ये भेज सकते हैं चैट में, ठीक है, ये भेज सकते हैं चैट में। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप सॉल्व करेंगे। ये एक हो गया 2020 में आया था, ठीक है, क्लियर है। ये कर सकते हो, ये वाला, ठीक है, ये कर सकते हो। तो इन क्वेश्चंस के आंसर चैट में भेजें और फिर नया स्टार्ट करते हैं प्लांट किंगडम। बाय।